देखते रहिए न्यूज़ प्रिंस गाइस। अगर हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए यार, लेना यार। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, अच्छा क्लोजिंग दे रहे हैं। ठीक भाई, खत्म करो, ये खत्म तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। नमस्ते। वास्ते में भैया। अरे, चलो हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज़ादी का हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक ठाक सही अच्छा उपयोग कर पाए, और आपके बीच जब जाते हैं तो वो रिएक्शन हमको मिलते भी हैं, तो ये सबसे खास बात है। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है। ये नहीं देखो क्या तुम? ये यार, ये मैं- थोड़ा पीछे लोग हैं। सबसे पिछड़ा मैं ही हूँ क्या? बिल्कुल। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। आज दूसरा किस्सा आपके सामने आएगा। पेश है विनय सुल्तान जी, सुनिए हल्का सा पेश। और इस किस्से को सुन के आपको अभी तो पागल बना दोगे ना। अभी पागल तो बना दूंगा देश को। अभी तो हल्का सा केस करा है। मतलब नक्सलियों का टेरर ये था। झीरम घाटी में जब कांग्रेस नेता का हो गया, ट्रैप कर लिए गए, एम्बुश हो गया, तो पुलिस को जब जाके बताया गया कि भाई वहां ऐसा हो रहा है, तो पुलिस वालों ने दरवाजे बंद कर लिए। कौन जाएगा मरने भाई वहां? तो उसके बाद जब हम पहुंचे, थोड़ा देखा तो नॉर्मल हुआ, पर बोला सर ये आप समझ नहीं रहे, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलो फटाफट सब गाड़ी में बैठो। जब गाड़ी में बैठने लगे तो उसने जो पंच लाइन, उसके सब एक दूसरे को देख रहे थे। तो सर अगले 5 किलोमीटर ना कोई कैंप है ना कोई गांव, ऐसे कच्चा रास्ता, अगर कोई रोके तो उसको उड़ा देना। अब सारे के प्राण सूखे हुए हैं। असद की पूरी लड़ाई पूरे ट्रिप में होती थी, मैं कॉर्नर वाली सीट पे बैठूंगा, भाई बीच में जाके बैठा हुआ, गाड़ी में बीच में जाके बैठा हुआ था, और सिर ऐसे चिपकाया हुआ था, फायर अगर आए तो मेरी खोपड़ी में ना लगे। भाई ये बताओ, उस दिन तू बीच में क्यों बैठा था? अरे मैं तो फिर भी थोड़ा हिम्मत दिखा रहा था, टोपी कलमा वलमा पढ़ने लगा था। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज पिंच। नमस्ते। करें शुरू। एक रील डाल लूं पहले। रील डालना बहुत जरूरी काम होता है भाई। बहुत लोगों को लगता है कि रील जो है कुछ होता नहीं, रील ही सब हो रहा है आजकल। आजकल एक नया शब्द सुनिए, रील बाज। अबे सब रील ही पे है आज के टाइम पे। क्या बताएं, किसको बताएं, प्रधानमंत्री तक को रील बनानी पड़ रही है। तो रील ही चलनी दुनिया, भविष्य रील में है, तो हम लोग तो भैया रील में खूब वर्तमान निवेश कर रहे हैं। भविष्य में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हाँ। वर्तमान रील में। करेक्ट, आ चुका है वो दौर। चलिए दौर से अब पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? इंट्रो नहीं देंगे यार, देखो ये इंट्रो हमको समझ नहीं, इंट्रो वही ठीक लगता है। क्या इंट्रो देना? हाँ नहीं ठीक है, एकदम सब बढ़िया है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज पिंच। नहीं भाई ऐसा भी इंट्रो नहीं देना। नहीं देखो, बात ये है कि आज जब हम ये शूट कर रहे हैं तो ये सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का दिन है। सौभाग्य ये है कि माननीय विनय सुल्तान जी का 14 अगस्त को जन्मदिन होता है, हाँ। और दुर्भाग्य ये है कि पाकिस्तान इसी दिन बना था। तो सौभाग्य और दुर्भाग्य के बीच में खड़े माननीय विनय सुल्तान जी, जिनको नई घड़ी गिफ्ट में मिली है, हाँ। छोटे डायलर वाली महंगा मसौदा हमारी भाभी जी ने दिया है। तो इसी के थोड़ा धागा जोड़ना पड़ेगा इसमें। नहीं, ठीक चल रही है। ठीक चल रही। फंस गई, हाथ में आ गई है। सुबह से भाई 2 बार मुझको दिखा चुका है यार। ठीक लग रही डायल, ठीक लग रहा है, छोटा तो नहीं लग रहा है। एक बार फेंक के जनता देखो, बता चल रही देगी। है नहीं चल रही है। नहीं बस हो गया। चलो भाई तो थोड़ा बताओ किस मुद्दे पे भी आ जाते हैं। देखिए 3 मुद्दों पर डिस्कस करने वाले हम लोग, आपस में करेंगे, आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले तो बस्तर की डॉक्यूमेंट्री हमारी आई, वो शानदार, खुद से शानदार बोलना ठीक नहीं, आप लोग बताइएगा शानदार है कि नहीं। नहीं, और आपने शानदार claim तो है दिया यार, क्लेम हैं? बिल्कुल नहीं, मैं शानदार आदमी है। कहेंगे मुंह में या मिट्टू बन रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा शानदार थी कि नहीं। तो उस पर बात करेंगे, उसके अनुभवों पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत समय पहले अभिनव ने जाके 15-20 दिन वहाँ रह के प्रॉपर शूट किया था, तो उसके क्या अनुभव हैं वो बताएंगे। अभिनव के साथ विनय सुल्तान की भी उस नक्सलाइट एरिया को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर अपने अनुभव हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही संसद सदन के बारे में बात करेंगे, सदन किस तरीके से इस बार चला और कितना बुरा चला हम कह सकते हैं, और कितना भला चला, उस पर चर्चा करेंगे। और झारखंड का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर मैं भी गया, अभिनव भी गए, और अभी भी वो प्रोटेस्ट जारी है। तो उसको लेकर हम क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। अब थोड़ा सा इसको बोरिंग ना करते हुए। अरे तो बोलो ना कि आप शुरू करते हैं 3 तिगाड़ा।
और ये शुरू हो चुका है हमारा नया शो तीन तिगाड़ा, जिसको आपने पहले एपिसोड में खूब प्रेम दिया था, इस पे भी दीजिएगा। मैं जो सौरभ ने कहा इसको थोड़ा और डिकोड कर देता हूँ। बेसिकली हम 15 अगस्त मना रहे हैं, ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है और ये स्वतंत्रता दिवस 2 मायनों में बहुत खास है। यूँ तो हर आज़ादी का जो हमारा पर्व आता है, हर पर्व खास होता है, लेकिन ये 2 मायनों में खास है क्योंकि ये 2 बड़े बदलावों का संकेत है। पहला, नक्सल मुक्त भारत, जिस भारत की कल्पना आज से 40 साल 50 साल पहले नहीं की जा सकती थी और जिसका विभत्स रूप हमने बीते कई सालों में देखा, उस नक्सल मुक्त भारत पर हम बात करेंगे कि वो कैसे संभव हुआ और क्या था। डॉक्यूमेंट्री के इर्द गिर्द चर्चा होगी। और दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता युक्त भारत, ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद। तो वो मुद्दा संसद के भी केंद्र में है और झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके भी केंद्र में है। मुझे लगता है कि ये और अच्छे से हमने डिफाइन कर दिया कि हम किस दिशा में बात करने जा रहे हैं। ये आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं हमारे देश को लेकर के। देश ने अभी तक क्या देखा, क्या हुआ और अब क्या किस दिशा में बढ़ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरी अच्छी बात एक और है कि 15 अगस्त को हमारी भी आज़ादी का दिन था। यस, हमारा बर्थडे भी, न्यूज़ पिंच का बर्थडे भी आ गया है। आज इनका है, कल हम सबका है। तो उसके लिए आप हमको बधाई दे सकते हैं और आपको हम हमारी तरफ से भी बधाई देंगे भाई कि आपने बहुत साथ दिया हमारा। भाई ये आज़ादी जो महसूस हुई है ना, उम्मीद ये- यार पहले इसी बात कर लेते हैं, पिछला 1 साल लाइफ चेंजिंग 1 साल। मतलब हमने आज से 1 साल पहले सौरभ, हम तीनों लोग जब साथ आकर के इस एक नया संस्थान बना रहे थे न्यूज़ पिंच, नाम कैसे बना, ये बना, वो सब बड़ी लंबी बातचीत है। उसका जब हमारा कोई बिजनेस वाला वो होगा बड़ा, वो उसमें बताएंगे। खैर जोक्स अपार्ट, बट हाँ, हमने जब पहला वीडियो बनाया तो उसका नाम दिया आज़ादी। और वो आज़ादी हमने बीते 1 सालों में महसूस की है और हमें लगता है कि हमने अपने दर्शकों को भी वो आज़ादी महसूस कराई होगी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आपके पास आज़ादी हो तो आप क्या कर सकते हो और हम क्या कर रहे हैं और हम आगे क्या करते रहेंगे। तो वो हमारा सबसे बड़ा हासिल है। बाकी जीवन में बदलाव, उतार चढ़ाव तो पर्सनल आते रहते हैं, लेकिन जो आज़ादी हमें मिली वो आज़ादी बहुत खास थी। और आज़ादी का हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक ठाक सही अच्छा उपयोग कर पाए और आपके बीच जब जाते हैं तो वो रिएक्शन हमको मिलते भी हैं। तो ये सबसे खास बात है। आज़ादी की तस्वीरों में नहीं, आप गाना गाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। नहीं, ये लाल लहू की धारा है। ये नहीं देखो क्या तुम? ये यार, ये मिस- थोड़ा पीछे लोग हैं। बताओ सुना दो। नहीं, स्ट्राइक तो नहीं आएगा ना? बस जिसको समझना तो समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। स्ट्राइक तो नहीं आएगा ना? नहीं, बस कमेंट ठीक बॉक्स है। चेक करना भाई, कमेंट ये अलग मुनीम बना रहता है, इस पे स्ट्राइक आएगी, उस पे स्ट्राइक उनके आएगी चेहरे यार। देखो, उनको समझ में आ चुका है। सबसे पिछड़ा मैं ही हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तुमको मैं भी जो ऐसा महसूस करता हूँ दिन में 25-30 बार, लेकिन ये वाला मैंने देख रखा था। यार मुझे लगता है मुद्दे पे आए तो एक वादा था इनकी तरफ से। लास्ट इनका किस्सा आपने सुना था जिसमें इन्होंने बताया था कैसे इन पे लट्ठ बजे थे और कैसे इन्होंने घुटनों के बल बसते नहीं, चलते उसका चलते क्रक्स बसते ये था हुए। कि पढ़ने की वजह से 2 बार फंसे ही। हाँ, तो पहला किस्सा बता आ दिया चुका। था। आज दूसरा किस्सा आपके सामने आएगा। अरे इरशाद हो। पेश है विनय सुल्तान जी, सुनिए हल्का सा पेश। और इस किस्से को सुन के आपको अभी पता तो अभी तो पागल बना दोगे ना, अभी पागल बनाना देश को बाकी है। पागल बना दोगे ना। हाँ अभी बाकी है ना, हाँ, है ना अंदर। अभी तो हल्का सा पेश करा है। पेश कीजिए। यार बात ये हुई कि गर्मियों की छुट्टियों में बचपन से मैं राजस्थान से हूँ, तो वहाँ पे क्या दैनिक भास्कर अखबार चलता था। तो दैनिक भास्कर के साथ में फ्राइडे को एक मैगजीन आती थी बच्चों के लिए, बाल भास्कर। मैं बहुत चाव से उसको पढ़ता था। उसमें तमाम ऐसे रोचक फैक्ट वगैरह दिए रहते थे। तो उसमें एक जगह दिया हुआ था कि अगर मधुमक्खी आपके ऊपर हमला कर दे तो क्या करें। तो उस बाल भास्कर में लिखा हुआ था कि मधुमक्खी अगर आप पे हमला कर दे तो आप अपना शर्ट उतार दें। तो ये क्योंकि मधुमक्खी जो है वो, अब आपको किस्सा समझ में आ रहा होगा, मधुमक्खी जो है वो आपकी गंध से आपके पीछे पड़ती हैं। तो आप अगर शर्ट उतार देंगे तो मधुमक्खी शर्ट पे डंक मारना शुरू हो जाएंगी और आप निकल जाएंगे। तो भाई जहाँ का मैं रहने वाला हूँ नागौर का, वहाँ पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, कांकरिया स्कूल। तो उसमें बास्केटबॉल का कभी वो बना था ग्राउंड सीमेंटेड, लेकिन वो क्रिकेट खेलने का ही काम आता है सामान्य तौर पे। तो वो ग्राउंड था, मतलब वो पिच था वहाँ पे हमारा, और बगल में एक बड़ का पेड़ था बहुत बड़ा, उस पे वो बड़ी वाली मधुमक्खियाँ, उसका बड़ा सारा छत्ता। लाल वाला जो बर्रे होता है, बर्रे नहीं, पीला वाला बर्रे। अच्छा, मधुमक्खी। बड़ी वाली मधुमक्खी, ठीक है। तो
वहां पे हम 3-4 लड़के खेल रहे थे। एक हमारे से 5-6 साल सीनियर थे, लेकिन वो क्या थे, दिव्यांग थे, मतलब स्पेशली एबल्ड थे, तो 3 पहिए की साइकिल वाइकिल चलाते थे। तो वो लेकिन क्या फील्डिंग, उनमें जज्बा बहुत था क्रिकेट खेलने का, तो वो फील्डिंग किया करते थे कवर पे। कवर पे? हाँ, कवर पे एकदम बिल्कुल ऐसे भाग, और एक बॉल नहीं निकलने देते। ललित भाई नाम था उनका, क्या जबरदस्त फील्डिंग करते थे। तो हम लोग वैसे ही खेल रहे थे दोपहर में भरी धूप में, क्योंकि बड़ की छांव आ जाती थी, तो उसको लेके खेल रहे थे। तो खेलते खेलते क्या हुआ कि एक आदमी ने मारा, निशाना मार के वो जाके उस मधुमक्खी के छत्ते पे लगा। आज किताब के उपयोग का वक्त आ गया है। मेरे को जो है उसी दिन जो है, थोड़े 2-5 दिन पहले मैंने पढ़ रखा था, तो मेरी नेता बनने की आदत। जैसे मधुमक्खियां ने हमला किया, मैंने सबको कहा, अरे ओए शर्ट खोल, शर्ट खोल। भाई उगाड़े बदन से जो मधुमक्खियां लड़ी हमको, पूरे मैदान में ऐसे गोल गोल भागते हुए, आखिरकार हायर सेकेंडरी स्कूल की जो बाउंड्री थी वो जंप करके जो है हम वहां चले गए। और ललित भाई कहाँ गए? अरे रुको तो, छूट गए, भाग गए लोग। सुनो तो, वहां गए तो एक वहां पान की दुकान थी, उससे चाबी लेके घस रहे हम, नहीं मधुमक्खी जहाँ जहाँ काटी है कि लोहा रगड़ने से ठीक हो जाता है। 5-7 मिनट बाद में याद आया, अबे ललित, सॉरी भगवान। फिर से बाउंड्री क्रॉस करके जो है ललित भाई को लेने पहुंचे। रास्ते में अपने शर्ट वर्ट भी उठाए हमने, उसमें एक शर्ट में भी मधुमक्खी नहीं थी, एक मधुमक्खी डिफ्लेक्ट नहीं हुई बाल भास्कर के ज्ञान पे। फिर गए, ललित भाई जो है घायल अवस्था वहां पड़े हुए थे, उनको जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेके जाया गया। वो 2 दिन जो है हॉस्पिटल में रहे। तो ये किस्सा जो है, तो दोस्तों, हमारे इस बात हुआ किस्से से आपको क्या संदेश मिलता है? ये जो दोस्त नेता बने, उसकी नेतागिरी से 100 फीट दूर नहीं रहे। नहीं नहीं, इस किस्से से संदेश ये मिलता है कि आज के टाइम पे बहुत से बाल भास्कर टीवी पे चल रहे हैं। उनके ज्ञान को मत देखो, उनका ज्ञान सुनो और निकाल दो। वो जो कर रहे हैं ना, जो तार्किकता को मार रहे हैं, यूट्यूब पे भी मार रहे हैं बहुत सारे लोग, अंध विरोधी अंधभक्त जो बना रहे हैं, दो ही तरह के लोग बना रहे हैं, तो वो भी एक बाल भास्कर ही हैं। तो उनका ज्ञान लो और निकल लो, अपनी तार्किकता डेवलप करके बचाए रखो। और बस। भैया, आज का जो बाल है वो कहाँ वहाँ ज्ञान ले रहा है? जिसको वो बाल रीलबाजी निकाल बोल निकाल रहे दे रहा हैं, जिसको रीलबाजी बोल के खारिज किया जा रहा है, वो बाल तो वहां से ज्ञान ले रहा है ना। देखो, जो मैं एक बात बताता हूँ, जिसको ये एक बड़ा शब्द लग रहा है, रीलबाजी करते हैं, फलाना करते हैं, जिस नेता को ये मुगालता है कि रील, इंस्टा, फलाना, या जिस अधिकारी को लगता है कि नहीं नहीं मैं तो ये नहीं चलाऊंगा, या जिस आदमी को लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो फालतू जगह, नोकिया हो जाएंगे वो लोग। मेरी लाइन को एक बार दोबारा से सुनिएगा, डिकोड कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नोकिया हो जाएंगे वो लोग। नोकिया वाले बुरा भी क्या ही मानेंगे, सही तो कह रहा है। भाई आप दूसरी अपडेट नहीं बात होंगे ये है, समय के साथ। दूसरी बात, एक जिद थी कि नहीं हम एंड्रॉइड नहीं लाएंगे, तो हो गया नोकिया काम। नोकिया से बड़ा ब्रांड कौन था इंडिया में आज के? बट नोकिया आज के टाइम पे कहाँ इतिहास में है? आज नोकिया से बड़े ब्रांड है, पर हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमको कोई पैसा मिला नहीं है। अब वो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि नोकिया की एक जिद थी ना कि हम नहीं, हमारा तो हमारा सिस्टम है, तो हो गया। दूसरी बात ये उस है कि सिस्टम यार को चेंज टेक्नोलॉजी करना। के साथ में चलना ही पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग जो कम्युनिकेशन के धंधे में हैं, मीडियम जैसे जैसे बदल रहा है, उसको उसी हिसाब से भाई एडॉप्ट भी करना टेक्नोलॉजी पड़ेगा। के साथ ही तो ये नक्सल मुक्त भारत हुआ है ना। अगर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई होती, अगर हम जंगलों में रात वाले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पा रहे होते, नाइट विजन कैमरे हमारे पास नहीं होते, हम इस तरीके से ट्रेस नहीं कर पा रहे होते, मोबाइल का एक एक सिग्नल नहीं पकड़ पा रहे होते, तो आज भी जंगलों में नक्सली घूम रहे होते, और वो भारत अब उसी तरीके से पीड़ित रहता, प्रताड़ित रहता है ना। और फिर जो है उनको भी तो किसी ने बताया था ना, कपड़े उतार दो तो मधुमक्खी नहीं काटेगी। मतलब उनको भी तो दिग्भ्रमित ही किया गया ना। हमारे देश के आदिवासी हैं, ऐसा नहीं कि बाहर से आए थे पैराशूट, उनके वो तो ब्रेन इंटीग्रेटेड कर दिया गया ना, उनको ब्रेन वॉश भी नहीं किया गया। अपने आसपास तो वही चीजें होते देख रहे थे। तो इस पर हम बात करेंगे बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि जब आप लैंड कर ही गए हैं उस मुद्दे पे, तो उसी मुद्दे पे वापस बैक टू द बेसिक्स मुद्दे पे आ जाते हैं। और मुद्दा पहला मुझे लगता है नक्सल से ही हम लोग शुरू करते हैं, नक्सलवाद से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी अभिनव ताज़ा वहाँ देख के घूम के आए हैं, और हमारी डॉक्यूमेंट्री आई है, और विनय सुल्तान का अपना लंबा अनुभव इसने और भी काम बहुत है उस लंबा विषय पे। कवरेज की है। और बहुत मतलब जब माओइज्म बहुत पीक पे था तब सुल्तान जाते थे वहाँ पे कवरेज करने। मैं भी एक बार गया था और इससे बड़ा पहले। इंटीरियर्स में, मतलब सुल्तान का तो एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही विकट। अब कितना ये बताएंगे भी, देखते हैं। बेसिक हाँ। मोटा मोटी जो हमारे दर्शक हैं, हाँ। अगर जिन्होंने बस्तर डॉक्यूमेंट्री देख ली है, उनको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो उनको A to Z नक्सल का पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ टिप ऑफ आइसबर्ग ही पता चलेगा, लेकिन पता चल जाएगा कि क्या था, कैसे आया, क्यों हुआ, कहाँ चला, वो सारा उनको पता चल जाएगा। और एक बार वो देखना शुरू करेगा तो रुकेगा नहीं।
मैं ये जब हम ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो हमारा पहला चैलेंज यही था। शुरू में मुझे लगा 4 दिन 5 दिन में हम बना के आ जाएंगे, बट मैं, असद और तौफीक हमारे साथ नहीं काम करता, तो हम लोग जब जा रहे थे तो ये था 3-4 दिन में शूट करेंगे और वापस आ जाएंगे। 1 हफ्ता तो समझने में लग गया कि है क्या भला ये, क्योंकि दिल्ली से नक्सलवाद कुछ और समझ में आता है, रायपुर से कुछ और आता है, जगदलपुर से कुछ और आता है, बीजापुर से कुछ और आता है, गंगलूर आवापल्ली से कुछ और आता है, पालनार से कुछ और आता है। मतलब जितना आप अंदर जाते जाएंगे उतनी परतें खुलती जाती। मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जिन लोगों के बीच ये पूरा नक्सलवाद पनपा, जो सबसे ज़्यादा सफ़र किए हमारे देश के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के और मध्य प्रदेश के तमाम राज्यों के, हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, उनके बीच तुम गए। उनका जीवन कैसा है, उनका घर कैसा है, उनका खान पान कैसा है, कैसे वो जीवन गुजार रहे हैं, और उनके अनुभव जो निकल के आ रहे थे, मतलब मैं उससे बड़ा कनेक्ट कर पा रहा था कि यार वो जीवन कैसा, क्योंकि जब तक आदमी को ये रियलाइज ना हो कि वो कैसे जी रहे हैं, कौन लोग हैं, आदमी कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। देखो, पहले तो हमारा यही था ना सौरभ की, अगर हम ये बोल दें नक्सल मुक्त भारत तो देश को समझ में नहीं आएगा। देखो, 2 वजह, ये बात मैं कैमरे पे बोल सकता हूँ और मैं बिना किसी झिझक के बोलता हूँ। बस्तर में या नक्सलवाद से जितने लोगों की जान गई इस देश में, आतंकवाद से उतने लोगों की नहीं गई। कश्मीर से ज़्यादा खून बस्तर में बहा है, लेकिन बस्तर को लेकर के देश का खून उबाल इसलिए नहीं मारता, सॉरी टू से, क्योंकि वहाँ दाढ़ी और टोपी नहीं है, तो देश का वो खून उबाल नहीं मारता है। और दूसरी बात, आदिवासी बेचारे इंग्लिश छोड़ो यार, हिंदी नहीं बोल पाते, वो उनकी अपनी भाषा है, वो नहीं, उनकी अपनी भाषा है। हल्वी बोलते हैं, गोंडी बड़ी संख्या में बोलते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, तो वो बेचारे अपनी बात बाहर कभी रख ही नहीं पाए। मतलब आप उनका मर्म समझो कि वो अपनी बात ही नहीं रख पाए बाहर, कि बाहर तक अपनी, कश्मीर का व्यक्ति है वो दिल्ली में, लंदन में, अमेरिका में, सब जगह अपनी बात एटलीस्ट रख सकता है। बस्तर पे क्या बीती है, नक्सलवाद से देश पे क्या बीती, ये तो वो बेचारे बता ही नहीं पाए ना। तो मेरा पहला चैलेंज ये था कि पहले इस देश को बताएं कि ये इस कैंसर नहीं, 4th स्टेज का, 3rd स्टेज का कैंसर था, और फिर किस तरीके से इस गवर्नमेंट ने क्योर किया। मतलब हम बार बार ये कहते हैं कि अगर किसी चीज़ में सवाल पूछना है तो हमसे ज़्यादा तेज़ी से सवाल कौन पूछेगा, लेकिन अगर कहीं तारीफ करनी कि हाँ यार इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात, बतौर गृह मंत्री, इसी पॉडकास्ट में हम गृह मंत्री के 2 रोल के बारे में बात कर रहे होंगे। बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने जो विल पावर दिखाया है, जो मतलब जो कहते हैं ना कि अगर पॉलिटिकल लीडर अगर एक गट्स दिखाए और डेडिकेटेड गट्स हो तो कैसे कन्वर्ट कर सकता है। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी छत्तीसगढ़ में रही, सेंट्रल में रही, कभी नक्सल मुक्त नहीं हो पाया। तो एक आदमी का एक विल पावर था जिसने ये क्लियर कर दिया था कि सिपाही से लेकर डीजीपी तक और ब्लॉक के जो सचिव से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक 31 मार्च 2026 उस मीटिंग का जिक्र करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो जैसे नक्सलवाद, अभी जब वो डॉक्यूमेंट्री लोग देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा डिटेल में, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एक बड़े सीनियर अधिकारी मिले मुझे, आईपीएस, और बहुत लंबा टेन्योर उनका रहा बस्तर में। कुछ लोगों की नज़र में वो हीरो थे, कुछ लोगों की नज़र में विलन थे, लेकिन वो सख्ती के लिए जाने जाते थे। तो मैं रायपुर में था तो मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि पहले तो हम आपसे पूछते थे तो यार आप लोग बोलते थे कि ऐसा तो है नहीं, मजाक थोड़ी नहीं यार, नेता हैं भाषण दे देते हैं, इसमें समय लगेगा, ऐसा कोई फैक्ट्री तो बननी नहीं कि एक डेडलाइन तय कर दी और उस डेडलाइन में बन जाएगी। तो उन्होंने कैसे किया फिर, मतलब तो दिसंबर में ही लगने लग गया था ये ख़त्म हो जाएगी, जब हम दिसंबर में शूट कर रहे थे। बोले एक मीटिंग हुई, उसमें गृह मंत्री अमित शाह थे और तमाम उस इलाके में काम करने वाले आईपीएस और प्रदेश भर के जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठाए गए, जुड़े गए। उस पर सारी बातें बताई गई कि क्या है क्या नहीं है। लास्ट में जो है, अच्छा मैं तुमको बताऊँ कि जब हम पत्रकारों से भी, जो हमारे दोस्त यार हैं उनसे भी पूछते थे ना, वो भी हंसते थे कि यार ऐसे थोड़ी नहीं यार, मतलब मजाक नहीं है। मतलब जिसने माओइज्म देखा है क्लोज से उसको पता है कि ये जो हुआ है, मतलब मेरी नज़र में तो सबसे बड़ी उपलब्धि है पिछले 12 सालों में सरकार की। इंटरनल सिक्योरिटी को जितना बड़ा थ्रेट था इससे, मतलब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी कह के गए थे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया। तो हुआ ये कि जब मीटिंग हुई, मीटिंग सारा हो गया, उस मीटिंग में फिर लास्ट में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस अधिकारी को लगता है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाएगा, वो इस कमरे से जा सकता है, वो कॉन्फ्रेंस से जा सकता है, उसकी कोई हानि नहीं होगी, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में दिक्कत नहीं होगी। अब यार गृह मंत्री अगर ये बात कह दे तो आदमी को जूता नहीं हिले कुर्सी से कैसे हिलेगा। मतलब उस समय अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तब बहुत चैलेंजेस थे।
फिर उसके बाद जब गृहमंत्री निकल गए तो उस समय अजय भल्ला जी जो अभी मणिपुर में राज्यपाल हैं, वो उस समय होम सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो अधिकारियों ने सारी डिमांड बताई कि हमें ये चाहिए, हमें ऐसे एफओबी लगाने, हमें ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे सड़कें बनानी। फिर धीरे धीरे सतत प्रक्रिया से हुआ, लेकिन वो विल पावर था ना पॉलिटिकल, इसके लिए मतलब अमित शाह की तमाम चीज़ों पे सवाल हो रहा है। अभी जिस तरीके से जो पैलेट गन चली उसको लेके सवाल हो रहा है, और ज़रूरी सवाल है। वो मणिपुर पे ये सरकार फेल है, हमने उस पर सवाल पूछा, वो ज़रूरी सवाल है। लेकिन इसका क्रेडिट अमित शाह को जाएगा। अगर कोई अभी देना चाहे तो देगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद। जैसे हम आज क्रेडिट देते हैं ना अपने पुराने नेताओं को, जो रेडिकल है उनको छोड़ दो, आइदर दे आर फ्रॉम लेफ्ट, आइदर दे आर फ्रॉम राइट। जो तार्किक लोग हैं उनको पता है कि भाखड़ा नांगल डैम देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की आंखों का सपना था। इसरो, आईआईटी, एम्स, ये सब उस आदमी ने उस दौर में सोचना लग गया, और आज भी उसके आगे नहीं सोच पाया देश। बिल्कुल, मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दिए इस देश को, ये देश याद रखता है, कृतज्ञ है उनके तो प्रति। ये अमित शाह के साथ भी है कि नक्सलवाद को मुक्त करने में, और उसके साथ उनकी छत्तीसगढ़ की टीम ने, खास करके जो उनके डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, मुख्यमंत्री का अपना रोल होता है, लेकिन विजय शर्मा जो है, मतलब उनको देश में बाहर बहुत कम लोग जानते होंगे या चर्चा कम होती है। मतलब विजय शर्मा वो लीडर थे जो पॉलिटिकली रूप से उनके आँख कान नाक का काम या एक सेंटर का काम कर रहे थे। खुद जाना, नक्सल इलाकों में जाना, नक्सल पीड़ित लोगों के बीच बात करना, बहुत लोगों को सरेंडर कराना। और एक मज़े की बात थी कि मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं हिडमा के गांव में था, और हिडमा के गांव में एक बच्चे को गोद लिया हुआ था मैं, और गोद में उस बच्चे ने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। तो मैं हंसने लग गया। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री पर अगर इस गांव के बच्चे ने पेशाब कर दिया, इसका मतलब है कि देश नक्सल मुक्त हो रहा है। मतलब एक भावना थी। तो हम, जैसे ये गवर्नमेंट भी, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम तो अकाउंटेबल बनाते हैं। जब किसी चीज़ पे सवाल पूछना होगा तो हम ही सबसे आगे खड़े रहेंगे। लेकिन जो अच्छी चीज़ हुई है, हमें लगता है कि उसमें ये मीन मेक नहीं करना चाहिए पत्रकारों को, खास करके। हमारा कोई पाला नहीं हो सकता ना। जो प्रो पीपल चीज़ें हुई हैं, वहाँ लाइवलीहुड कॉलेज चल रहे हैं, नक्सलियों को हुनर सिखाया जा रहा है, अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाओ। मतलब जिन हाथों ने तार लगा के आईडी ब्लास्ट किए थे, उन हाथों को अगर बल्ब बनाना, या उन हाथों को अगर वेल्डिंग का काम सिखाया जा रहा है, उन हाथों को अगर प्लम्बर का काम सिखाया, कुछ भी काम। कल एक वीडियो भी वायरल हुआ है, इसमें फैशन शो रैंप वॉक करते नजर आई वो बच्ची। महिला, अब कितनी पावरफुल तस्वीर है यार। बहुत। जब मैं वहाँ था अभी बीजापुर के लाइवलीहुड कॉलेज में, तो मेरी नज़र उस तस्वीर पर टिक गई कि यार ये लड़कियां जो है, जिन्होंने जीवन भर हथियार उठाए, भरमार, 303, SLR, AK-47, उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, उनके हाथ में नेल पॉलिश लगा, उनके नाखून में। कितनी सुंदर तस्वीर है। और मैं कहता हूं कि दोनों तरफ वो सुंदरता है। जब हम DRG की महिलाओं को शूट कर रहे थे, अभी वो भी इंटरव्यू हमने रिलीज कर रहे हैं, दुर्गा नाम की एक DRG कांस्टेबल थी, कमांडो, और उनकी एक हाथ पूरी मेहंदी रची हुई है और दूसरा हाथ उनका AK-47 के ट्रिगर पे है। मैंने कहा यार मतलब नारी सशक्तिकरण की इससे मजबूत और ताकतवर तस्वीर क्या हो सकती है। ठीक बात। मैं लोगों से कहूंगा वो इंटरव्यू खोज के देखना DRG कमांडोज का न्यूज़ पिंच पे, आपको पता चलेगा यार हम किन सेलिब्रिटीज के पीछे भाग रहे हैं और असली सेलिब्रिटीज, असली हीरो कौन है। उसमें एक कांस्टेबल है और वो बॉय कट में है, और जब मैं उससे पूछा कि क्यों आई फोर्स में, तो बोली सर देश के लिए जान देने की बात ही अलग है। ये जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार, कि वो कितनी उम्र होगी, 22-25 साल की लड़की होगी, और कह रही सर देश के लिए जान देने की तो बात ही कुछ और है। ये जज्बा वही समझ सकता है जो सच्चा राष्ट्रभक्त है। किसी पार्टी या किसी उसका दल का भक्त है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जिसके जहन में जो है कि हिंदुस्तान जिसकी रगों में बहता है, वो समझ सकता है कि यार उस लड़की को। मैंने कहा कि जंगल में जाती हुई नक्सलियों सामना सामना, तो बोले हाँ सर होता है। क्या करती हो? मारते हैं, अगर नहीं मारा तो वो हमें मार देंगे। वो यार मतलब असली बैडीज वो हैं, अगर आप एजेंसी की भाषा में कहो, या असली जो हीरोज हैं, जो अनसंग वॉरियर हैं। मतलब मैं देखता हूं कि पुलिस को लेकर के या जो CAPF को लेकर के उतना उनको वो ओहदा नहीं मिल पाता देश की नज़रों में जो इंडियन आर्मी को मिलता है। ऑब्वियसली बात, इंडियन आर्मी है, बट इनका भी योगदान कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो ये आज मतलब नक्सल मुक्त भारत हुआ है, उसमें मतलब शुरुआत में अगर सबसे बड़ा आयोजन CAPF फोर्सेस का कैसे हो पाया? अगर थोड़ा स्ट्रक्चर की तरह समझें, बारी बारी से बताइए, दोनों का अनुभव आपका, मतलब ये हो देखो, कैसे पाया? अभी एक तो उस मीटिंग का जिक्र किया जहां विल पावर नजर आया टॉप लीडर का, गृह मंत्री अमित शाह का, कि ये करना है, और ये डेडलाइन मैं वो बताऊंगा कैसे हो पाया, लेकिन सुल्तान वो बताएंगे कि कैसा था। ये जब गए थे तो कैसा था। मैं बस एक लाइन ऐड कर रहा हूँ इसमें कि
डीआरजी जो फोर्स है वहाँ की, छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, और जो बस्तर फाइटर या जो लोकल फाइटर्स थे, उनकी वजह से, मतलब ये वॉर आज लास्ट नेल इन द कॉफिन जो है हुआ है, तो ये इसकी वजह यही थी कि वो लोकल थे, उनको टेरेन का पता। तो सबसे ज़्यादा शहादत सीआरपीएफ ने दी है वहाँ पे, कोबरा बटालियन, मतलब अद्भुत अदम्य साहस के लोग हैं यार। आप ऐसी जगह पे लड़ रहे हो जहाँ आपको पता ही नहीं है गोली कहाँ से आ रही है। कश्मीर में आप लड़ रहे हो तो आपको पता है कि किसी भी समय पे किसी भी काल परिस्थिति में 4-5 से ज़्यादा एनिमी आपके सामने नहीं होंगे। मुश्किल, गलत कह रहा हूँ मैं, 4-5-6 एनिमी होंगे, इससे ज़्यादा 500-700 ऐसे आते थे भाई। मतलब आप सोचो कि पूरी पूरी कंपनी मार दी थी यार। और जब आप ये सोचो कि जैसे मैं आम भाषा, अगर आम दर्शक की भाषा में बताऊं, जैसे होता है ना कि 4 आतंकी मारे गए, या ये अगर खबर आती है कि 2 जवान शहीद हो गए, तो हमारे मन में आता है उनके कितने मारे गए। और जब आपको ये पता चले कि हमारे 76 जवान एक साथ शहीद हुए और उनका एक भी नहीं मरा, कितना खून खौलता है। और वो 76 तो एक बार था, मतलब कितनी बार 25, 50, 52 नक्सली, तो मतलब उनको इतना घमंड था, वो बोलते थे सीआरपीएफ के लिए इतना घटिया बात बोलते थे कि ये तो बॉयलर मुर्गे हैं, जब जितना कहो उतना मार देंगे। उनके अंदर तो ये दम्भ था, ये पागलपन था कि हम तो जंगल के। और क्योंकि भाई देखो, अब लोग कहते हैं कि गांव वालों ने साथ दिया, गांव वाले बेचारे आम आदिवासी जो होता, आम जनता हमेशा ताकतवर के साथ होती है। जब तक नक्सलवादी ताकतवर थे तो उसके साथ थी, जब सरकार ताकतवर हो गई तो सरकार। मैं आपकी डॉक्यूमेंटरी देख रहा था, तो उसमें मैंने अफसरों के जरिए बात समझी कि कैसे उसमें आम आदमी ना चाह के भी फंस जाता था कि एक बार वो मीटिंग में शामिल हो गए या बैठ गए, तो उसके बाद फिर नक्सली उनको ये डर दिखाते थे कि अब तो तुम देखो यहाँ आ गए, वहाँ इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तुमको आज नहीं तो कल उठा ही ले जाएंगे। भाई उसमें वो जो तो main मजबूर बात हो थी, जाते थे। जो बोला उन्होंने कि 25 साल गांव के लोग, मर्द जो है वो गांव से बाहर नहीं जाता, बाजार नहीं जाता था। बाजार गया, पुलिस वाले ने मिला, पूछा है तुम्हारे यहाँ कौन आया, वो दादा आया था, वो फलाना आया था, ये आया था। फिर नक्सलियों की सबसे बड़ी ताकत तो उनका इंटेलिजेंस था, उनका नेटवर्क था। वो गाँव गया तो बोले तेरे पुलिस वाले से क्या पूछ रहा था, दोनों तरफ से मारा जाए। वो करे तो करे क्या आम आदिवासी। तो इसको देख, मतलब जो हम बात कह रहे हैं इसकी गंभीरता समझने के लिए लोगों को बस्तर देखनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्री। और मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप, जब आपका मन कर रहा है कि आज नेटफ्लिक्स पे कोई फिल्म देख लेते हैं, आज हम कोई अच्छी फिल्म या सीरीज लगा के देख लेते हैं, मैं कहता हूँ 1.5 घंटे अपने देश के लिए निकालो और जानो कि आपका देश है क्या। एक भारत में कई भारत बसते हैं, और पता तो चले कि उस भारत के किस अंग में ये कैंसर हुआ था और वो क्योर कैसे हुआ, उसको आपको थोड़ा सा। और ये भी हमारा वादा है कि आप बोर नहीं होगे। कोई ऐसा जटिल टॉपिक है लेकिन आप बोर नहीं होगे, आपको 0 to 100 सब पता चलेगा। तो मैं सुल्तान, पहले वो बताए कि जब ये गए थे तो क्या रूप था, उसी के आसपास मैं भी एक बार गया था, तो फिर अपन उस किस्से। पहली चीज तो यार अभिनव, जो जैसे तुम अभी इस पूरी की पूरी सिचुएशन को इलेबोरेट कर रहे हो, दरअसल हम बात करते हुए बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि अभी तक, जब तक इन लोगों ने इंद्रावती क्रॉस नहीं की, तब तक भारत सरकार के पास में अबूझमाड़ का कोई नक्शा नहीं था। वो इलाका आज से नहीं, पिछले 500 साल से ना किसी के दिमाग में नहीं था। ठीक है, उस इलाके में नक्सली घुस क्यों पाए? वो इस वजह से घुस पाए क्योंकि सरकार नादारत थी। वो इस वजह से घुस पाए क्योंकि कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो इस वजह से घुस पाए किसी के पास में शिक्षा नहीं थी। भाई उस इलाके में, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई विकास नहीं हुआ था, और अभी भी बहुत विकास से बहुत दूर है वो। अभी भी वो इलाका तो 90s में है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद शुरू हुआ, हमने जिसमें डॉक्यूमेंट्री में दिखाया, जो देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर जो पट्टाभी सीतारमैया थे, वो अपना आए दलम बना करके और यहाँ रहने, उन्होंने देखा भाई वो आदमी जिसने इस इलाके में नक्सलवाद को पनपाया, वो डॉक्टर था। उसके बेटा बेटी दोनों डॉक्टर थे, बड़े अस्पताल में, मतलब गवर्नमेंट में डॉक्टर थे। और वो बैठक की, कहाँ पे किया जाए, तो दंड कारण में किया जाएगा, तो इन जंगलों में क्यों करेंगे, तो यहाँ गुरिल्ला फाइट ये होती है कि गुरिल्ला मतलब कि वो आप गुरिल्ला जीरो, नक्सली, ये नक्सली और आतंकवादी का अंतर बता रहे थे। मैं बताता हूँ, नक्सली और आतंकवादी में अंतर होता है कि आतंकवादी मरने आता है, फिदाइन होता है। नक्सली जीरो लॉस पे काम करते हैं, माओवादी जो होते हैं जीरो लॉस पे काम करते हैं। उसको क्या करना है, और वो दुनिया की ऐसी, मतलब देश की ऐसी वाहिद जगह होगी जहाँ पे Z+ सिक्योरिटी कोई काम नहीं होगा, आएगी। भाई सड़क बनी, सड़क के नीचे ID लगा रखी है, गाड़ी जा रही है, कुछ नहीं, दूर पे बैठा एक जो है कोई नक्सली आएगा, दूर से देखिएगा पहाड़ पे बैठा हुआ, एक खंबा एक पेड़, उसके बीच देखा गाड़ी पहुंची, 60 से तार सटा, उड़ गई गाड़ी। फिर आदमी तो चीथड़े उड़ गए। और इतना भयानक ID लगाते थे कि वो आप पूछो मत। अब आप जो बात बोले नक्सली बनने की, तो उन इलाके के लोगों को बनाया गया ना भाई। आदिवासी ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे हैं, बाकी देश में भी है ना, ऐसा तो है नहीं। तो उनको वो
आपने कहा कि तालाब बनाए, तो तालाब बनाए, उनको उतनी ही चीजें दी जिससे वो गुलामी कर सकें, जिससे उनकी मानसिक गुलामी रह सके। मानसिक गुलामी किस तरीके की, आप बताता हूँ आपको। बीजापुर में एक जगह आवापल्ली, वहां पे एक बच्चे से मैं मिला, तो मैं पूछा कि क्या बनना चाहते हो बड़े, क्योंकि हमारा जनरल सवाल होता है, बोला साहेब बनना चाहते हैं। अब उसको ये नहीं पता साहब क्या होता है, बस उसको साहब बनना चाहता है। दो चीज पता है, गुरुजी और डॉक्टर। गुरुजी इनको चाहिए थे क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार कर सके, और डॉक्टर जी इसलिए चाहिए थे क्योंकि जख्म का इलाज कर सके। बाकी इन्होंने कुछ बताया ही नहीं वहां पे। और दूसरी बात कि जब बच्चे से पूछ रहा हूँ कि अच्छा तुम बीजापुर के रहने वाले हो, तो बोला कि नहीं आवापल्ली का। समझ रहे हो इसका मतलब? वो बच्चा इतना नहीं रिलेट कर पा रहा है कि वो बीजापुर जिले का रहने वाला है। हमसे कोई पूछेगा जैसे कि आपके गांव से आपसे पूछे कि भाई लाल बंगला के रहने वाले, तो बोले कानपुर के रहने वाले हो, तो आप ये नहीं बोलोगे नहीं मैं लाल बंगला का हूं, आप बोलोगे हाँ कानपुर का हूं। उसके सपनों को मार दिया इन लोगों ने, उस दायरे को खत्म कर दिया। आप जब आज शिमला मनाली जाएंगे तब हमारे सपने में स्विट्जरलैंड और एल्प्स की पहाड़ियां आएंगी ना। हमारे जब हमने वो देखा ही नहीं तो हमारा सपना कैसे बड़ा होगा? उनके तो सपने में बेचारे के दाल चावल आ रहा है क्योंकि 2 टाइम भोजन का संकट है। इन्होंने उसको इन्होंने कैप्चर करके उसके दिमाग से खेला। अब आप बात, जैसे कोई पूछता है हिडमा हिडमा क्यों बना, तो हिडमा हिडमा इसलिए नहीं बना क्योंकि उस पूरे इलाके में माओवादी थे। उनके लिए सरकार मतलब वही था। जब हिडमा बड़ा हो रहा होगा, कोई भी नक्सली जिसने भी हथियार उठाया उसके जब बड़ा हो रहा होगा, तो उसने अपने आसपास क्या देखा? काली वर्दी। गांव में सब लोग काली वर्दी से डर रहे हैं, सब उसी को सलाम ठोक रहे हैं, सब उसी को चावल दे रहे हैं, और उसको भी दिख रहा है कि यार मेरे को भी बड़े हो कैसे बनना है। तो पहले नाट्य मंडली में शामिल हुए, प्रमोशन हुआ तो मिलिशिया हो गए, प्रमोशन हुआ तो भरमार मिल गई, प्रमोशन हुआ तो 303 मिल गई, प्रमोशन हुआ तो SLR मिल गई, प्रमोशन हुआ तो AK-47 मिल गई। तो वहां तो हर आदमी का सपना है कि मेरे को ऊपर जाके AK-47 लेनी है। तो उनके सपनों को ही मोल्ड कर दिया ना इन्होंने। आप बात समझो कि भाई जो वन विभाग के लोगों ने किया, हमने डॉक्यूमेंट्री में बताया कि वन विभाग के लोग आदिवासियों को जाकर के जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ते थे, उनको जाकर के वो फॉरेस्ट एक्ट 1980 सिखा रहे थे। उनको खेती करनी थी, तो जंगल, जब एक आदिवासी जंगल काटता है अपने जीवन यापन के लिए, कितना एरिया काट लें और उसमें अपना खेती कर लेंगे। उद्योगपति काटता है उस पूरे इलाके को, जो है तब जिस तरीके का औद्योगिक विकास में जब तबाही मचती है, मतलब जिसकी कल्पना की जाती है कि एक सतत विकास होना चाहिए, वो तो होता नहीं है। कितने पेड़ काट दिए जाते हैं, उसके बदले इतने पेड़ लगाने हैं। आप बता दो कहाँ दूसरा जंगल आबाद किया जाता है, और अगर लगा भी दिए गए तो कितने पेड़ बचा लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लग तो जाते हैं पर जीवित कितने बचते हैं, कितने बड़े हो पाते हैं, उसकी तो कोई आप जब ये कह रहे, मैं बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मास सपोर्ट इसलिए था ना क्योंकि भाई उस इलाके के आदमी को पता ही नहीं था भारत सरकार क्या होती है। उनको तो जनताना सरकार जो दे रही, उनको लगता था यही सरकार, यही हमारे हमदर्द हैं, यही जो कह रहे हैं वही सही है। आप बताओ, आप वहां गए थे, किसी आम आदिवासी को लेनिन, माओ और इन सब के बारे में पता है? नहीं, बेसिक लड़ाई में तुमको कह तो रहा हूँ कि 2000 के बाद में जो टॉप लीडरशिप थी वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन थी। नक्सली से आप किसी माओवादी से बात करोगे, जनता नहीं थी। हाँ, किसी माओवादी से बात करो, 5 मिनट बात करोगे, तुम कहोगे यार ये आदमी तो बात सही कह रहा है, गलत क्या कह रहा है। बट उस सही के पीछे वो गलत जो कर रहा है वो नहीं बोलता। वो आप कहते हो कि हमने हथियार उठाए क्योंकि हमको आत्मरक्षा करनी थी। जी नहीं, आपने हमले किए। आपने जो है भाई कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप उड़ा दी, पूरी टॉप लीडरशिप। महेंद्र कर्मा जिसको बस्तर टाइगर कहा जाता है, तो उनको मारने के लिए विद्याचरण शुक्ला वो थे MP के सबसे बड़े टॉलेस्ट लीडर में से, कि नेहरू और जो ये फिर अब ना वो बात जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन में हिंसा प्रतिहिंसा वाली बात आ जाएगी। मैं उसकी फिर महेंद्र कर्मा पे बात होगी, फिर सलवा जुडूम ने ही तो नक्सलवाद को बढ़ा किया। वही तो हमने डॉक्यूमेंट्री में दिखाया ना कि भाई सलवा जुडूम ने ही, जो नक्सलियों के छोटे छोटे दल थे या छोटी छोटी कंपनी थी, बटालियन कैसे बनी नक्सलियों की, सलवा जुडूम ने बनवाया। भाई वो तो पुलिसिया सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट जो है पिछले 40 साल में वो सलवा जुडूम के बाद, पुलिसिया अत्याचार जो हुआ, जिस तरीके से SPOs बनाए गए, मतलब सरकार ने क्या किया, एक आदिवासी को दूसरे आदिवासी को खिलाफ खड़ा करके बंदूक तनवा के शांति स्थापित करने की कोशिश की। तो वो तो बड़ा फेलियर था, और वो इतना डीप रूटेड हो गया तो खत्म नहीं हो रहा था। तो इस गवर्नमेंट ने किया, मैं अभी भी कह रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने गोली से नहीं खत्म किया नक्सलवाद, बोली से खत्म किया। अगर 500 नक्सली मारे तो 3500 सरेंडर कराए। उनको पता है कि आतंकवादी और नक्सली में फर्क है। सरकार ये फर्क बहुत अच्छे से जानती है, और कोई भी सरकार होगी सबको ये पता होता कि ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। कोई आतंकवादी सरेंडर कर दे, आप जीवन में उसके साथ उस पर भरोसा नहीं कर सकते। नक्सली सरेंडर करे, आप देखो, आप 1 हफ्ते बाद उसको लगा लो अपने साथ गनर, और जीवन भर आपकी सुरक्षा करेगा। वो तो
मैं कह रहा हूं कि उनके सपनों को ही मार दिया गया भाई। जब किसी ने यही नहीं देखा कि डामर की सड़क कैसे होती है। नक्सलियों ने सड़क नहीं बनने दी सबसे पहले ना, कि उनको पता सड़क आएगी, एफओबी बनेगी, एफओबी बनेगी मतलब सीआरपीएफ आएगी, सीआरपीएफ आएगा तो ये विकास देखेंगे, पैसा देखेंगे। खत्म कैसे हुआ? कई पूर्व नक्सलियों से खत्म भी तुमने कैसे हुआ बात की। इसके ऊपर जो है खत्म कैसे हुआ बता भाई। तकनीक आ गई, सब कुछ हो गया। धीरे धीरे हम भारत सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार और पीछे की सरकार, सब में सड़कें तो बनी रही थी भाई। सिलगेर का जो कांड हुआ तो भूपेश बघेल की सरकार में तो सड़क बन रही थी। मेरे को लगता है खत्म होने का सबसे बड़ा कारण था, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है या तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो या तो नई प्रॉब्लम दे दो। इनके बीच एक नई प्रॉब्लम आ गई, मोबाइल, जिसका नेटवर्क नहीं मिलता था। तो नेटवर्क खोजने के लिए आदमी इधर उधर घूम रहा होता था। इनकी लगती थी संतरी ड्यूटी कि कौन रात में कहाँ मूवमेंट हो रहा है, सीआरपीएफ कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है। अब इनको लग गया कि फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, जरा दाएं बाएं हुए मूवमेंट हो गया। मतलब मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोबाइल का आना, मोबाइल का घुसना, उससे नेटवर्क का पता लगना। अब जैसे जिस तरीके से ख़त्म हो रहा है नक्सलवाद, तो हम अब ये बात रिवील कर सकते हैं कि इतने बड़े जंगल में अगर मान लो जैसे 3 दिसंबर को जो हमने इनकाउंटर कवर किया, 18 नक्सली मारे गए। अंदाज़ा लगाओ कितनी फोर्स लगी होगी तब वो 18 मारे गए होंगे। इमेजिन करो कितनी फोर्स रही होगी। 5000 10,000 हाँ 1000 1500 1000 1500 6000 जवान लगे थे। 6000 जवान लगे थे तब 18 नक्सली मारे गए थे। और कैसे मारा जाता था? कॉर्डन, जैसे मकड़ी का जाला बनाया जाता है ना, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, जब सबसे लास्ट में फंसा करके वहां पे मारा जाता था। और जब ये एम्बुश लगाते थे भाई, आप सोचो कि उस जवान किस परिस्थितियों में काम कर रहे थे हिंदुस्तान के, जो भी वहां ड्यूटी कर रहे थे। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी ऑपरेशन में नहीं हुई, ऑपरेशन के बाद आने में हुई। आप गए, आपने ऑपरेशन में पता लगा एक नक्सली घेर लिया, एक नक्सली को मारा। ये तो पिछले 2 साल में गेम चेंज हुआ। नहीं तो पहले तो 303 मिलती थी, भरमार मिलती थी। AK-47 वाले नक्सली तो मारे नहीं जाते थे। अब जब मतलब पुलिस ऑफिसरों के भी आंखों में 5-6 साल पहले ये होता था अभिनव कि नक्सली कितना भी कुछ भी करना पड़े उनको, वो अपने साथी की लाश नहीं छोड़ते थे। उसी में आ रहा हूं कि कभी अब क्या पीछे नहीं हुआ छोड़ते थे। कि अब क्या होता था, जब पुलिस की फोर्स के साथ क्या समस्या थी, मतलब चैलेंज क्या था? गए, ऑपरेशन हुआ, एक नक्सली मार दिया। अब इस नक्सली की बॉडी फोर्स को बाहर लेकर आना है, नहीं तो क्या होगा, उसका वर्दी उतारेंगे, उसका बंदूक गायब करेंगे, आम आदमी कपड़ा पहन के फोर्स पे आरोप लगा देंगे तो आम आदिवासी को मार दिया। फोर्स क्या करे अब? तो उसको बॉडी लेकर वापस आना। जब वो वापस ले आते थे तो फिर ये ट्रैप करके मार देते थे कि आप एक को मारा, इन्होंने 4-6 आपके शहीद कर देते थे। इतना चैलेंज था, इतना चैलेंजिंग जगह थी। और पग पग, और सिर्फ मारते नहीं थे, पग पग पे आप जो रास्ता आपको सबसे आसान लगे, आप इतने दिन से घूम रहे हो, जंगल में थक गए, आपको लगता है इधर ढलान है, इधर चले जाते हैं, वहीं लगा रखा है एडी, वहां बूबी ट्रैप फंसा रखा है। बूबी ट्रैप जो होता है, जो बिना धमाके का मामला है वो तो। हाँ? बिना धमाके का मामला है, खड्डा खोदा, नीचे सरिये लगा दिए, आप गिरे, आप जख्मी। नहीं, जान भी जख्मी चले- नहीं, तुम्हें क्या मतलब, बूबी ट्रैप में होता है कि ऐसे गड्ढा ऐसे खोद दिया और उस पर मिट्टी डाल देते थे, आपको लगेगा नहीं, जैसे लगेगा जमीन है। अब उस पर बोरी लगा दी, मान लो एक पतली सी बोरी रख दी उस पर, फिर मिट्टी डाल दी, आपको जमीन जैसा लग रहा है। नीचे स्पाइक्स निकाल देते थे और उस स्पाइक्स में जहर लगाते थे। और आप सोचो, अब उसका इमेजिन आप अभी तुरंत कर लोगे कि मैं जब बताऊंगा कि उसका दर्द क्या होता होगा। जब एक सीढ़ी मिस करते हो तो कैसा झटका लगता है। आप सोचो उस झटके के साथ 4 फीट के गड्ढे में जा रहे हो और वो पार करते हुए सीधे यहां रॉड घुसती थी, घुटने तक आती थी। तो इंसान को लगता था इससे अच्छा जान निकल जाए, इतना खतरनाक होता था। जगह जगह आईडीज, प्रेशर आईडीज, कुकर का टिफिन, मतलब एक जमाने में बाजार में पुलिस को इतना तक रोकना पड़ा कि इन मार्केटों में टिफिन ना मिले, कि सारा टिफिन जो है वो चला जाता था अंदर, उसमें आईडी में इस्तेमाल होता था। एक बार, अब जब पिछली बार का एक किस्सा बता रहे, मैं भी बताऊं पिछले, और वो आप फोर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था फिगर आउट करना कि कौन नक्सली है और कौन आम आदिवासी है। मेरे को जाना था पिछली बार 2021-22 में, मैं गया मिलने के लिए, मेरे को अंदर ये हुआ कि एरिया कमांडर, तो मेरे भी शौक था कि यार चल के पता तो करें, जो है 22-23 की बात है कि होते कैसे हैं वो। मैं गया था उधर घूमने फिरने, बट पत्रकार के अंदर का कीड़ा होता है, तो बातचीत की, चिट्ठी उट्ठी लिखी। आप जिन इलाकों में हम जाके रिपोर्टिंग किए, उन इलाकों में आप जा नहीं सकते थे, परमिशन लगती थी। 2 दिन 3 दिन ये गए होंगे तो इनको पता होगा कि 2 दिन रुके होंगे कहीं पे, 1 दिन रुके होंगे। चिट्ठी आ गई, ये वो टाइप। हम भी अपना लोकल साथियों के साथ गए,
कुछ दूर बाइक से गए, फिर बाइक खड़ी हो गई, फिर पैदल गए, अब रात हो गई और बारिश का मौसम। अच्छा एक बात और, नक्सली जो है जब मिलते भी थे तो बारिश के मौसम में ही मिलते थे ज़्यादातर, क्योंकि बारिश में नदी नाले उफान पे रहते थे तो ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता था। छोटे छोटे नदी नाले बहुत हैं उस इलाके में। फिर मलेरिया की वजह से भी फोर्सेस बहुत परेशान है, बहुत लोग जो है मलेरिया के चक्कर में वहाँ पे हमारे आप जवान गए, हाँ। मैं वहाँ पे गांव में, अब मेरे को लगे गुस्सा कि यार तुमको अगर आज नहीं मिलाना था तो मेरे को आज क्यों लेकर आए, रात हो गई। अगर नहीं मिलाना था तो उसको मैं फिर चिढ़ गया। और मच्छर ये मोटे मोटे जंगल में काटते हैं, 2-4 मच्छर काटे, मलेरिया डर अलग से लगी, पढ़ के गए, जान के गया ना आदमी थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद में उससे झिड़प हो गई मेरी, यार तुम फालतू आदमी हो, ये वो टाइप से। बिस्किट उस्किट लाए थे, वो खा लिए, जितना चिप्स उप्स लेके गए थे ख़त्म हो गया। अब भूख लग रही तो उसने चावल और माड़ और पानी ला के दिया, तो पिए। कितना, हम लोग को तो आदत नहीं है वो भाई। तो उसमें फिर जो है रात में मैंने उसको ठीक ठाक भड़का दिया कि आगे से जो है थोड़ा, जब दादा ने बोले तभी लेकर आना, फालतू बात मत करो, ये वो टाइप से। सवेरे आया, उससे फिर मेरी नींद खुली, खटिया सोए अपना आराम से, कोई जैसे तैसे नहीं। सवेरे आया, जगाया, उठाया, तो नॉर्मल वो आदिवासी जो लेके गया था, आँख खुली तो देखिए वही आदमी काली वर्दी पहने हुए है। अब आँख खुलते ऐसे सांस थोड़ा सा रुके, पहले लगे कि यार सपना अपना देख रहे हैं क्या, थोड़ा सा फिर उठे। फिर उठते ही पहली बात बोला, भाई रात में जो खा तो उसका बुरा मत मानना यार, क्योंकि वो नक्सली था। कल वो नॉर्मल ड्रेस में था, अब वो मिलिशिया के ड्रेस में आ गया, अब वो मुझे लेके जाएगा जंगल में। अब मेरे प्राण सूखे तो सूखे काहे नहीं, बागियों के सूखे तो सूखे काहे नहीं। अब वो कुछ नहीं कर रहा था, बस बदतमीज मुस्कान हमारे तरफ देख देख के दे रहा था। कुछ ना करे, बस देख के हंस दे, हम लोग कुछ भी करें मुस्कुरा दे। और हमको लगे कि यार कुछ होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी लगता था लोकल लोग हैं, जर्नलिस्ट को अनटिल अनलेस की, हाँ कुछ जर्नलिस्टों की भी हत्या हुई वहाँ पे, जैसे दूरदर्शन के एक पत्रकार मारे गए, उसकी अलग कहानी है। वो फोर्स के साथ चले गए थे, फोर्स कॉन्फ्लिक्ट जोन में फोर्स के साथ जाना तो बड़ा वो होता। तो वहाँ जाके मिले उले तो पता लगा कि उनके पास अंदर वो त्रिपाल उरपाल लगा के बैठते थे। सेम एक्सपीरियंस, लैपटॉप होता था, पेन ड्राइव से, नेटवर्क नहीं यूज़ करते थे, जंगल में नेटवर्क नहीं होता था, पेन ड्राइव से कुछ भी, कोई भी दिन भर की कोई खबर होती थी उन तक पेन ड्राइव से पहुँच जाती थी। कुछ भी हो, अगर कोई जंगल में गया, अगर कोई उन्होंने डेटा भी देना हो तो वो ये भी कहते थे कि भैया आप हमसे मत लेके जाओ, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलोगे सीआरपीएफ पकड़ेगी आपको, आप जाओ, आपको दिल्ली में फला जगह मिल जाएगी। और वो मिल जाता था लोगों को, तो उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। और सबसे जो यार इसी नेटवर्क के बाद पे मेरे को बात याद आई कि जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मेरा गाइड था वहाँ पे, जो कि नक्सली था, मनीष नाम था उसका, 22-23 साल का लड़का था। और ये जब पूरा ये नक्सल वो चल रहा है तो एक मतलब उस लड़के की कारीगरी मेरे को क्यों याद है कि ये जो स्केल नहीं आता है, स्टील वाला जो स्केल हमारा, उसने उस लड़के ने उसको जो है पहना करके और कैसे करके कमाल का उससे डैगर बना रखा था। डैगर क्या होता है? डैगर मतलब छुरा, अच्छा, मतलब जो मिलिट्री डैगर्स होते हैं वो। तो उसका उसने हैंडल बनाया लकड़ी का खुद से, और सारा काम उसने खुद से किया होता है। तो जब मैंने उसका वो डैगर देखा तो मैं आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि यार ये कितना सुंदर। तो 22 साल का लड़का, बिल्कुल आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड। अब हो क्या रहा है कि जितने बड़े एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जितने बड़े एनकाउंटर्स, मैं एक पत्रकार के तौर पे मेरे को होता था, क्योंकि मैं उसके साथ में रहा 2-4 दिन। तो आप जब किसी के साथ में रहते हैं, खाना आप जब हम प्याला हम निवाला किसी के साथ में होते हैं, तो इमोशनली आप जो है अटैच किसी से हो जाते हैं। तो अब जितने बड़े एनकाउंटर होते हैं जिसमें 20 नक्सली मर रहे थे, 30 नक्सली मर रहे थे बीजापुर में, इधर में सुकमा साइड में, अब मैं जो है तुरंत जो है उनके नाम देखूं कि मरे हुए नक्सलियों का नाम क्या है। तो उसमें मनीष ऑब्वियसली उसका नेम डिगुरे, मतलब पार्टी नाम होगा, उसका असली नाम तो होगा नहीं। लेकिन मैं लगातार ये चेक करता जाता है यार मनीष का नाम तो नहीं है इसमें, मनीष का नाम तो नहीं है इसमें। और मैंने पता करने की भी कोशिश की, लेकिन अब कहाँ पता लगेगा। वो हो सकता है सरेंडर कर दिया, हो सकता है जो है उसमें इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ सर, वो आदिवासी का, वो आम आदिवासी का। डीआरजी में भी आदिवासी, उधर भी कई बार ऐसी, वहाँ आप जाओगे, रानू दादा जो हमारे साथ थे और मतलब कमाल के पत्रकार हैं, और बस्तर टॉकीज उनका चैनल, अगर किसी को नक्सलिज्म पे और देखना हो तो उनका चैनल देख सकता है। उन्होंने एक बात कही कि बस्तर में जंगल है, जंगल में पेड़, और पेड़ के हर पत्ते पे कहानी है। और ये बात सच है। आप किसी जिले में जाओ, सुकमा में जाओ, बीजापुर में जाओ, दंतेवाड़ा में जाओ, पूछो, पता करेगा। अच्छा, पता लगा कि 3 भाई थे, 3 भाई थे, एक जो है पुलिस में था, एक नक्सली था। तो एक जो है अलग जगह पे नक्सली के इनकाउंटर में पुलिस वाला शहीद हो गया, एक पुलिस के इनकाउंटर में नक्सली मारा गया, और जो कॉमनर भाई था वो क्रॉस फायर में मारा गया। तो इस तरीके की तकलीफ आप कैसे, मतलब
सरकार का भी यही कहना है कि विचार रखो, हथियार रख दो। विचार को विचार से लड़ाएंगे, हथियार से लड़ने की अनुमति आपको हिंदुस्तान का संविधान नहीं देता। आज की तारीख में विचार और हथियार क्या स्टेटस दिखा? हथियार खत्म है, विचार जिंदा है। विचार को कोई थोड़ी नहीं मार सकता है। विचार मॉड्यूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, लेकिन विचार तो रहेंगे उनके। तो सरकार के क्रैकडाउन के बारे में आम आदिवासी क्या सोचता है, क्या बात करता है? देखो, आम आदिवासी को अब समझ में आ रहा है कि सरकार नाम की चीज हमारे जीवन में है ना। जब उसको पता चल रहा है कि उसको किलोमीटर, अभी भी बहुत तस्वीर नहीं बदली है, मैं कह रहा हूँ कि 1% भी हुआ है कि जब किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, अगर उसके गांव में टंकी लग गई है तो उसको लगेगा नहीं यार कि उसका जीवन आसान हुआ है। हिडमा के घर में किसी ने अ से अनार पढ़ लिया और उसकी घर की दीवार पे तिरंगा बना दिया, तो एक बताता है, एक बदलाव, बयार आ गई है। जब भारत सरकार पहुंचेगी, मैं कहता हूं, जैसे सुल्तान ने कहा कि भाई सरकार ने काम नहीं किया इसलिए नक्सलियों को जगह मिली, बिल्कुल सही बात है। जो सरकारी अत्याचार हुआ उसकी वजह से नक्सली ने जन्म लिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नक्सलियों ने क्या दिया? नक्सलियों ने आदिवासियों को क्या दिया? एक्सप्लॉइट ही किया दोनों लोगों ने, एक तरीके से कह सकते हैं। बिना कत्लो गारत के फोर्सेस की तरफ से आदिवासी बच्चे मारे गए और बता दिया गया कि नक्सली थे। नक्सलियों ने मुखबिर के नाम पे आदिवासियों को मारा। आदिवासी ही थे, लेकिन मर कौन रहा था इस देश का? आदिवासी मर रहा था ना यार। तो वो मैं मानता हूं कि इस देश अभिशाप से मुक्त हुआ है। तो देर सवेर कह सकते हैं कि देश की सरकार को और वहां रहने वाले आदिवासियों को, दोनों को ही ये एहसास हुआ और दोनों एक दूसरे के पास संवाद के जरिए पहुंचे। ये भी बात होती है सौरभ कि जब जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है, और मान लीजिए 4-5 दशक से जो इलाका कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो वहां के लोग ये समझने लगते हैं दिस शुड एंड आइदर वे, मतलब इन दोनों पार्टीज में से कोई एक जीत जाए यार, हमारा पिंडा छूटे, मतलब ये स्थिति हो जाती है। क्योंकि आप परेशान है ना, हर दिन परेशान। आप शहर जा रहे हैं, पुलिस चेक कर रही है, गांव आ रहे हैं, नक्सली पूछताछ कर रहे हैं, हर 24 घंटे सर पे वो लगा हुआ है कि फोन में अगर मान लीजिए किसी कांस्टेबल का भी नंबर निकल गया तो मुखबिर बना के मार दिया जाएगा, जनता अदालत लगा के। तो ये स्थिति जो है लगातार, इस स्थिति में कौन रहना चाहेगा? फिर आपके पास में ना एजुकेशन है। मैं जिन घरों में वहां रहा, मतलब उस इलाके में, मैं आपको बता रहा हूँ, उन घरों का सुबह शाम का खाना जो है, इमली का पानी, उसके साथ में जिसको वो लोग कुछ बोलते हैं चिंता पुलचू लोकल लैंग्वेज में, और चावल, ये खाना था। और वो भी क्योंकि हम मेहमान के तौर पे उनके घर पे रुके हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं हमको सारी चीजें खिलाने की, लेकिन उनके लिए आर्थिक रूप से बोझ पड़ रहा है। हमको भी समझ में आ रहा है कि मतलब उस जिस घर पे मैं रुका हुआ था, उस आदिवासी परिवार के पास में वो कहीं आंध्र प्रदेश से एक जो है पैकेट अचार का लेके आए थे, आम का अचार का, और वो हमको परोस दे रहे थे। लेकिन अब जब हमने दूसरी बार जब हम खाना खा रहे हैं, तो हमने देखा कि वो जो है धीरे धीरे सारी चीजें कम होती जा रही, क्योंकि उनको ये भी समझ, दाल नहीं है घर में, दाल है ही नहीं, तो वो सिर्फ इमली का पानी और माड़ जो भात है वो। उस तो इलाके वो में स्थिति यार, कौन रहना चाहेगा यार? 500 रुपए किसी के लिए बहुत बड़ी रकम है यार। अपने भारत को आप समझना चाहते हो, देखो वो इतने भोले लोग हैं, इतने मासूम लोग हैं, मतलब उनके दिमाग के साथ इतना बुरी तरीके से खेला और गया। बहुत सादा दिल आवाम, बहुत सादा दिल, मतलब आप जो जितने साधारण सिंपल लोग, बिना मतलब आर्टिकुलेशन मैनिपुलेशन वाले लोग, अगर बिल्कुल जो आपको कह रहे हैं वैसे ही लोग हैं, बहुत सादा। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि तो हमारे यहाँ बहुत विकास कर दो, 5G नेटवर्क लगा दो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान। बस्तर के लोग चाहते हैं उनको जंगल में घूमने दो, जैसे घूम रहे हैं उनको घूमने दो, बेसिक इम्यूनिटीज दे दो। कैसी बेसिक इम्यूनिटीज? एजुकेशन, हेल्थ खास तौर पे कुछ नहीं भाई, बनने ही नहीं दिया ना। अभी फिलहाल जैसे अभी फिलहाल तो शुरू, मैं कह रहा हूँ अब वो शुरू हो रहा है, वहां पे अब चीजें शुरू हो रही हैं भाई। जैसे ही स्कूल बनाती थी सरकार, तो ये उड़ा देते थे उसको, इनको लगता था पक्का स्ट्रक्चर बनेगा, इसका मतलब यहाँ फोर्सेज आके रुकेंगे। वो स्कूल बनने नहीं देते थे, सड़क बनने नहीं देते थे। सारी जान और बात तो, सारी लड़ाई तो इसी बात की थी ना, सड़क बन गई तो फिर तो वो बाहर आ जाएगा ना, उस कॉकस से, उस जंगल से बाहर आ जाए, उसको बाहर की दुनिया। मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ, उस इलाके के बड़ी आबादी ने ट्रेन नहीं देखा है। अच्छा, ट्रेन देखा नहीं है, ट्रेन होती कैसी, रेलगाड़ी। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है झारखंड की तरफ चलते हैं। झारखंड नहीं, संसद की बात पे लेकर संसद पे भी आता हूँ, लेकिन चलते चलते दो किस्सा, एक मजेदार किस्सा बता दो। पहले बार मुझे लगा कब कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। मैं पालनार एक जगह है सुकमा में, वहाँ सुकमा या बीजापुर कहीं पड़ता है, उसके गांव में था। तो एक लड़के से मैंने कहा कि थोड़ा फ़ोन दिखाना, तुम्हारा नेटवर्क है क्या? पूछा कि नहीं आप कौन से चैनल से हो? तो मैंने कहा लाओ दो तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, तो उसके यूट्यूब सर्च में एक लड़का नौजवान था 18-19 साल का, तो उसमें उसने सर्च कर रखा था डांसिंग गर्ल की वीडियो दिखाएं
हमने कहा हो गया भाई, नक्सलवाद माओवाद का काम जो है खत्म है। यहाँ पे गांव में आ गया नेटवर्क, या चलेगा यहाँ पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब। खैर, इससे इतर मजे की बात जो मैं बताना चाहता हूँ, अपन जो है जब शूट कर रहे थे हम असद और सब लोग, तो एक दिन ऐसा था सौरभ कि हम लोग गए शूट करके आए और पता लगा 5 बजे एक कमांडेंट साहब थे कोबरा के, उनके पास बैठे हुए थे। पता लगा जिस गांव में हम शूट करके आए हैं उसी गांव में एक व्यक्ति का गला काट के ठेकेदार की, सड़क ठेकेदार बहुत मारे गए, जो सड़क बनाते थे वो लोग बहुत मारे गए। मतलब अगर बस्तर में याद किया जाएगा तो इन लोगों को भी याद करना चाहिए, जो पत्रकार वहाँ के लोकल, उन्होंने बहुत कमाल काम किया। वहाँ जो संस्थाएं थी, रामकृष्ण मिशन और तमाम लोग, बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, हम बात करते जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, वो उसको समेटा नहीं जा सकता। तो क्या हुआ कि ये हुआ कि ठेकेदार को मार दिया। तो मैंने उस कमांडेंट साहब से पूछा, वो राजस्थान के ही हैं और बहुत कमाल के, मतलब कोबरा कमांडेंट, और उनको कितनी बार ट्रांसफ़र दिया गया। उनका नाम अशोक जी हैं, अशोक कुमार जी, और वो उनको कितनी बार ट्रांसफ़र देने की बात हुई, लेकिन वो बोलते थे ख़त्म करके जाऊँगा। अच्छा, ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारे अधिकारी जवान सोचते थे भैया यहाँ से बस हो तो निकले हम, वो था इसको ख़त्म करके जाऊँगा। अब अफसर की जिद खत्म ऐसे करूंगा। बहुत सारे जुनूनी लोगों की वजह से ये जीत हुई है यार। मतलब बहुत सारे जुनूनी लोग जो क्या, इन्हें इसको ख़त्म करना ही है। और कर्रे गुट्टा का जो ऑपरेशन हुआ है उस पर तो हम एक अलग फिल्म बना सकते हैं। अगर किसी को सर्च करना है कर्रे गुट्टा ऑपरेशन, वो सर्च करे, लेकिन हम बनाएंगे तो उसको अलग तरीके से दिखाएंगे। वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ चल रहा था और बहुत गजब का ऑपरेशन था। और इतना बड़ा बिल्डअप जो है इतिहास में नहीं हुआ, मतलब इतिहास में नहीं हुआ। 30,000 के तकरीबन की नफरी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की, हाँ, वहां पे जाके एक साथ उन्होंने जो कैंप है, की। मतलब 80 डिग्री 60 डिग्री की पहाड़ियों में जो है वो लड़ रहे थे। वो लास्ट और बेस्टन था, लास्ट वो सिटाडेल था इनका, है लास्ट बेस्टन था। हाँ, वो था, उसको इन्होंने हिडमा की लास्ट नॉन लोकेशन वो वही थी, कर्रे गुट्टा थी, वहां से वो निकल गया था। लौस जीत ने तय कर दिया था हाँ, कि हाँ। हम एकदम मतलब द्वार पे पहुंच चुके हैं। बसवा राजू का को मारा जाना। जाना। देखो जैसे लोगों को लगता है हिडमा सबसे बड़ा नक्सली था जो बाहर की दुनिया, ऐसा नक्सलियों का स्ट्रक्चर भी हमने उससे समझाया, लेकिन जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उसको भी थोड़ा हिंट देते हैं। इनमें जो सीसी मेंबर होते थे उसमें जो टॉप कमांडर होता था वो पोलित ब्यूरो का, वो सबसे बड़ा होता था। तो इनका जो महासचिव था, महासचिव सबसे बड़ा पद होता था, वो बसवा राजू था, जिसे नारायणपुर में अबूझमाड़ के जंगल में मारा गया। उसके बाद तो वही बात वो बोले मेरे से, डिमोरलाइज हो गए फिर उसके बाद ही तो सरेंडर शुरू हुए। रुपेश और तमाम बड़े ये फलाने दादा, धमाके दादा, ये सब दादा वापस आने लग गए। मिसिर बेसरा का भी हो गया लास्ट। और आप एक बात और बताऊं मैं, कि जो बड़े जो रहे उनका छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो नक्सली जो बना, जो माओवादी बना, उसके जीवन में कुछ बदला नहीं भाई। उसका मकान वैसे ही कच्चा है, वैसे ही गरीबी में जी रहा है। वो सिर्फ उसको आइडियोलॉजी और उसको उस झोंक में करप्ट नहीं है कि पैसा कमाया हो कि पैसा बनाया हो। मतलब बड़े लोगों ने कमाया होगा, हाँ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते। जो बड़े पदों पे रहे, जो जिनके पास धन और वो सब रहा, लेकिन नीचे का काडर तो बेचारा वो वैसे ही था। बल्कि सरकार अच्छा कर रही है कि जिसके ऊपर जितना इनाम था वो सरेंडर करेगा तो उसको उतना मिलेगा। अच्छा, हाँ, किसी को 25 लाख था 25 लाख मिलेगा, 1 करोड़ था 1 करोड़ मिलेगा। अभी सरकार का वादा है, सरकार पूरा कर दे तो अच्छी बात है। 8 लाख 7 लाख जिसके ऊपर जो इनाम था वो मिलेगा, और प्लस बाकी उन्हें हुनर भी सिखाया जा रहा है। तो हुआ ये कि मैंने उन कमांडर साहब से पूछा, यार ये क्या हो रहा है? तो बोले यार बसवा राजू मारा जा चुका है, और उसके बाद जो बाकी लोग मारे गए या ज़्यादातर सरेंडर कर दिया, ज़्यादातर भागे भागे फिर रहे हैं, है ना। पापा राव नहीं आए हैं, फलाना नहीं आए, ये नहीं आए, ये सारे नक्सल कमांडर, मतलब टॉप लीडर्स, देव जी और ये वो टाइप से। और बड़ा एकदम वो रहता था, रोमांच रहता था, अरे देव जी यहाँ हो सकते सरेंडर, और फोर्सेज ने एकदम घेरा बना रखा था, जाओ कहाँ, मतलब एक पिक्चर चल रही थी उस समय, जाओगे कहाँ? एमएमसी में फंसा है तो वहीं फंसा हुआ, निकल नहीं पा रहा है, पत्रकारों को फोन करके बुला रहे। गेम ही चेंज हो गया था भाई। पहले गेम होता था कि नक्सली फंसा लेते थे तो कोई निकल नहीं पाता था। एम्बुश क्या होता है? एम्बुश जगह होती है, जो गुरिल्ला फाइट में एम्बुश जगह होती है। ऐसी जगह एम्बुश लगाएंगे जहां से आप भाग नहीं पाओगे। एम्बुश घात लगा के हमला। एम्बुश में क्या होता है कि जैसे ही आपने किसी मोड़ पे गाड़ी रोकी, वहां पे पहली आईडी फोड़ेंगे, गाड़ी उड़ी, बाकी पीछे की जो गाड़ियां वो सब डर जाएंगी, सब गाड़ी छोड़ के भागेंगे, इधर से फायर आना शुरू होगा। तो अब जनरल टेंडेंसी क्या है? आप इधर भागोगे, इधर 500 मार रहे हैं, उधर से भी 200 मार रहे होंगे। आप इधर भागोगे तो 100 इधर भी बैठे हैं, आप इधर भागोगे तो 100 इधर भी बैठे हैं। मतलब बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। एम्बुश लग गया, कोई जा करके अगर वो देखे, जो अभी ओपी चौधरी जो छत्तीसगढ़ के फिनांस मिनिस्टर, उनका इंटरव्यू देखे तो उनको पता चले टेरर क्या होता था। फिर बताया यार मेरे साथ एक उस समय बस्तर कलेक्टर हुआ करते, तब तो खैर नेता हो गए, बोले कि हमको डर लगता था, मतलब
जिलाधिकारी के आवास के अंदर डर लगता था। ये रात में मैं AK-47 लेके सोता था, अच्छा। AK-47 लेके सोता था और ये सोचता था कि अगर लास्ट सब हो गया तो लास्ट में मैं छत पे चढ़ के फायर करूंगा तो नक्सली मरने नहीं आता, तो बच जाऊंगा मैं। किसी पे भरोसा नहीं होता था, जो ड्राइवर है जो कहीं है, मतलब भरोसा इसलिए नहीं होता था कि वो तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ना। गांव में उसका परिवार है, उसको दबा दिया, उसको डरा दिया। और तुम यार, ये आज देश कल्पना नहीं कर सकता, उस पूरे इलाके में जहां जहां नक्सल प्रभावित भयानक इलाका था, वहां किसी अधिकारी की हैसियत नहीं होती थी कि जिलाधिकारी अपनी गाड़ी पे जिलाधिकारी लिख ले, SP अपनी गाड़ी पे नीली बत्ती लगा ले। AP नंबर की गाड़ियां यूज करते थे छत्तीसगढ़ में। तुम भी तो बता रहे हो तुम्हारी व्हाइट इनोवा थी तो तुमको बड़ा डर लग रहा था वही कि उसी कहीं- पे मैं आ रहा भाई था। उनकी एक्सपर्टीज इतनी है सौरभ कि मतलब अगर 6 गाड़ी का काफिला चलना है, उनको अगर 4 नंबर गाड़ी उड़ानी तो वो सिर्फ 4 चार ही नंबर उड़ेगी, इतने इतना expertise है। एफिशिएंसी थी उनकी। और इसको तोड़ा, जो मतलब ये जब हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजिकली जब हम बात करते हैं तो इसको तोड़ा ऐसे गया जिसको मतलब त्रिपुरा में भी सिमिलर कोई जमाने में ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी, तो वहां पर भी यही मतलब ये त्रिपुरा में हमारा अपनाया हुआ मॉडल था, मतलब आजमाया हुआ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे पहले क्या किया कि नक्सलियों के पास में जो सबसे बड़ा पावर था वो था टाइम। अगर उन्होंने एम्बुश किया है तो रीइंफोर्समेंट आने में 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे 3 घंटे में आराम से उतरेंगे, जितने आपके मरे हुए हैं, घायल हैं, उनको साइड कर देंगे, जो मरे हुए हैं उनको उनसे हथियार छीन लेंगे, घायल हैं उनसे हथियार छीन लेंगे, सारा जो आपका सामान तमान है उबुक तुबुक छीन छान के अपना वो पार हो जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की रीइंफोर्समेंट आती थी। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया वहां पे, उन्होंने एक रणनीति, जो मैंने उस समय इंडिया टुडे मैगजीन के लिए कवर स्टोरी भी की थी इसके ऊपर, कि रोड कैंप वाली जो रणनीति है कि मतलब एक आप कैंप बनाइए, फिर एक 5 किलोमीटर की रोड बनाइए, फिर एक कैंप बनाइए, फिर एक 5 किलोमीटर की रोड बनाइए। तो अब क्या है कि आपके पास में रीइंफोर्समेंट जो है वो बहुत तेजी से पहुंचने लगी। अगर एक जगह पे हमला हुआ, और दूसरा ये था कि CRPF ने या जो भी वहां पे CAPF की जो फोर्सेस है उन्होंने पेट्रोलिंग बंद कर दी। पेट्रोलिंग होती थी, आपके कन्फ्रंटेशन होते थे, आपके एम्बुश लगते थे, आप फंसते थे। इन्होंने पेट्रोलिंग बंद ही कर दी, मतलब मिनिमल पेट्रोलिंग। आप अपना बस कैंप संभालिए, उसको सिक्योर करिए। कैंप में आके ये आपको मार नहीं सकते क्योंकि आप फोर्टिफाइड लोकेशन है आपकी। वो करते थे बीच में UVGL वगैरह भी मारते थे, ID भी लगाने की कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन उसमें बहुत सफलता नहीं मिली। उसमें रिटेलिएशन होता था, रिटेलिएशन भी होता था, सफलता भी बहुत नहीं मिलती थी। मतलब जितनी कैजुअलिटी ये चाहते थे, बदले में आपको भी तो उतना ही मतलब आपको नुकसान झेलना पड़ेगा ना। मतलब नक्सली अपना नुकसान झेलना नहीं चाह रहे थे। जीरो लॉस। मतलब ये सिचुएशन है कि एक नक्सली की बॉडी के लिए कोई जमाना ऐसा था कि नक्सली 18 घंटे तक लड़ते थे, लेकिन बॉडी छोड़ के नहीं जाते थे। अच्छा, ये जो बात सुल्तान कह रहे हैं ना, मजे की बात बताऊं तो वो OP का इंटरव्यू देखेंगे तो बताएंगे उनके साथ कोई SP था, बहुत दिलेर था। बोले यार पागल था वो डरता नहीं था, रात रात में पेट्रोलिंग करने निकल जाता था। और ये वो टाइप से दिसंबर हो या कोई बताया, ठंडी का मौसम था, एक दिन आया रात में एकदम से और हाँफते हुए एकदम चेहरे पे पसीना। तो पूछा इन्होंने कि क्या हुआ, तो बोले यार वो क्या हुआ, वहाँ एम्बुश हो गया, हमारे 25 जवान फंस गए हैं। तो OP ने मतलब कहा कि भाई क्या कर सकते हैं इसमें, फंस गए तो अब कुछ कर नहीं सकते ना। तो मैंने पूछा कि आप बैकअप फोर्स नहीं भेज सकते? भाई जितने भेजोगे उतने मार देते। क्योंकि वहाँ 700-800 नक्सली के बीच में अगर 25 जवान घिरा हुआ है तो कितना आप फोर्स भेजोगे? पिंसर मूवमेंट में फंस गए ना, अब दोनों तरफ से आपके ऊपर गोली चल रही है, आप निकल ही नहीं सकते तो उससे। मैंने कहा कि भाई ये तो हमारे यहाँ रोज ही हो रहा है, कोई न कोई मर रहा है, कभी एम्बुश लग रहा है, कहीं जवान शहीद हो रहे हैं, ये वो टाइप। तो तुम इतना आज क्यों परेशान हो, इतना क्यों डरे? तो बोला भाई 5 मिनट पहले वहीं से निकला, जहां एम्बुश हुआ है 25 जवानों का, वो मेरे पीछे आ रहे थे। मतलब नक्सलियों का टेरर ये था, झीरम घाटी में जब कांग्रेस नेता का हो गया, ट्रैप कर लिए गए, एम्बुश हो गया, तो पुलिस को जब जाके बताया गया कि भाई वहां ऐसा हो रहा है, तो पुलिस वालों ने दरवाजे बंद कर लिए। कौन जाएगा मरने भाई वहां? फियर वॉज रियल। बिल्कुल, मगर फियर हैज फाइनली एंडेड। हाँ, ये भी हम बोल तो सकते खैर हैं। लाइक फन हाँ। के साथ में मैं जो है उसको खत्म कर दूं, कहानी भूल गया था। तो अपने को ये पता चल गया, उस कमांडेंट साहब से पूछा यार वो क्यों मार दिया, और ये बोले यार अभी इनकी बॉडी हेडलेस हो गई है, इनको ऑर्डर आ नहीं रहे, तो ये अनाप शनाप जो बना रहा है वो कर ले रहे हैं। फिर अगले दिन अपने जाना था, CRPF ने एक जगह पे वो झूला बना रखा, झूले वाला मतलब पुल बना रखा, तो उन्होंने कहा शूट करते हैं उसको भी, चल के देख के। तो हम निकले दोपहर में, अपना खाना पीना खा के पहुँचते फिर रास्ते में मेरे को अचानक याद आया यार
उनकी बात की है हेडलेस बॉडी हो गई है। तो मेरे को लगा यार इनोवा यार ये सरकारी गाड़ी की तरह लगती है क्रिस्टा जो है, और इस गधे ने अपने उसमें लाल वाला जो नहीं पॉकेट टाइप का लगता है झंडा टाइप का वो लगा रखा है। तो उनका ये झंडा क्यों लगा रखा है, इससे क्या होता है? बोला सर हूटर भी है गाड़ी में। हम मेरे प्राण सुखी में पागलों जैसी बात कर रहे। तो तेरी गाड़ी ऐसी क्यों है भाई? तो बोला इसमें अधिकारी चलते हैं, सीबीआई ईडी के लोग आते हैं, किराए पे जाती है हमारी गाड़ी और ये वो टाइप से। भाई एजेंसियों से तो ट्रेवल एजेंसियों से ही तो गाड़ी लेते हैं, हर जगह थोड़ी गाड़ी होती है। तो मैंने कहा यार मेरे दिमाग में अचानक आया यार फोड़ दिया आईडी तो सब इतने इतने टुकड़ों में पेड़ पे मिलेंगे। तो जब कच्चे रास्ते पे गए तो और डर लगने लग गया। 5 किलोमीटर कच्चे रास्ते चलने के बाद एक कैंप आया सीआरपीएफ का। मैंने कहा भाई गाड़ी से तो नहीं जाएगा, इसको यहीं लगाओ। हमने एक अधिकारी हमारे परिचित थे उनको फ़ोन किया, हमने भाई 2 बाइक दिलवा दो, ऐसे कम से कम एकाध की तो गुंजाइश रहेगी बचने की, इसमें तो सारे मर जाएंगे अगर फाड़ दिया तो। और बाद में माफ़ीनामा लिख देंगे कि हमको नहीं पता था, पत्रकार थे, हमको लगा अधिकारी थे। बस्तर में कहाँ आईडी लगी हुई किसी को पता है? 2008 में जो आईडी लगी आज तक अभी खोज रहे हैं, पता लगता है एक नक्सली सरेंडर किया 2008 का, उसको लेके गए, पता होता कि तो उसने हाईवे पे लगा रखी थी। अच्छा, तो को फोड़ी नहीं, मौका नहीं आईडी मिला। प्लांट जो होती है वो जब सड़क बन रही है उसी समय हो जाती है। तो उसके बाद जो है गाड़ी रख दी, बाइक ले ली, चले गए। अब एक सीआरपीएफ वाला वहाँ उस पर अपने पुलिस वाले को मैंने अपने ड्राइवर को वहीं बैठा दिया सीआरपीएफ वाले के पास। वो संतरी ड्यूटी जो बाहर ड्यूटी देता है, कैंप के बाहर एक चेक पोस्ट होती है वहाँ संतरी ड्यूटी, तो उसके पास बैठा दिया। अब अपने ड्राइवर को सुबह जो है हम लोग शूट किए, फायरिंग रेंज वेंज भी वहाँ देखे, तो फायर वायर भी देख के आया था सब कुछ। फिर जब अंदर गए तो उसने बोला 5 बजे तक वापस आ जाइएगा। अब हम गए, फिर वो जो है ब्रिज शूट कर लिया। हाँ, अभिनव मतलब शूट चल रहा है तो चल ही रहा है हाँ, टाइप में। फिर उसके बाद वही पत्रकार के अंदर का कीड़ा कि यार यहाँ तक आ गए तो अंदर गांव भी जाए देख देख ही ले, लेते हाँ। हैं। गांव गए, बात करते हुए, वो जो बच्चा देखोगे अगर डॉक्यूमेंट्री में कोई देखेगा उस बच्चे से चलते फिरते बात करें तो शाम हो चुकी, ज़्यादा 6 बजे करीब हो रहा है, और दिसंबर का महीना था तो अंधेरा हो गया, कैसे कैसे करते। और यहाँ हमारा ड्राइवर हौंका जा रहा है। ड्राइवर को सीआरपीएफ वाला धर के कचरे हुए, कौन है ये तुम्हारे लोग, कहाँ से लेकर आए, कौन तुम्हारे साहब हैं, ये वो टाइप डांट खा रहा है। तुम लोग को मजाक जगह लग रही है, ये जो है क्या कहते हैं यहाँ पिकनिक मनाने आए हो, 2 महीने पहले जो है रात भर लड़े तब जाके सबकी जान बची है, ये वो टाइप से खूब गाली खा रहा है। अब क्या हुआ कि हम लोग फिर शूट करके 6:30 पौने 7 वापस आना शुरू हुआ। हम थे और रौनक शिवहरे एक बहुत अच्छा वहाँ का पत्रकार, उसने भी बहुत सरेंडर कराया, बहुत ही मतलब सरकार भी उसको बहुत मानती है कि इस आदमी ने बहुत बदलाव किया। अब सारे पत्रकार, राजा और सिंह राठौर हो गए, युकेश चंद्राकर, ये सब जितने भी, गणेश तिवारी, ये सब बहुत अच्छे वहाँ के पत्रकार। मुकेश चंद्राकर पहले वहाँ था, वो भी बहुत अच्छा जर्नलिस्ट था बेचारा, उसका भी क्लियर। तो रौनक मेरे साथ था, तो रौनक ने वापस आने लगे तो ये असद और तौफीक ये बोल रहे हैं कि सर जल्दी चलो, ठंडी लग रही है, 6:30 बज गया। अब भाई ऐसे जगह थोड़ा दुख तो करता ही है, तो ये थोड़ा हमसे आगे निकल गए। मैंने रौनक को बोला यार थोड़ा तेज चला लो, तो बोला कि सर ऐसी जगहों पे अनयूजुअल चीज़ें नहीं करते, यूजुअल चीज़ ही करेंगे। अनयूजुअल करेंगे तो कोई होगा तो उसको लगेगा ये क्यों हो रहा है, तो वो शायद रोकें और कुछ करें। ये दोनों आगे निकल गए। असद को रास्ते में फिर थोड़ा आगे 1 किलोमीटर जाने पे नेटवर्क मिल गया, हमसे 1 किलोमीटर आगे निकल गया। इसके फिर सीआरपीएफ वाले का फ़ोन आया, फिर ये सब डांट खाए, ये आप लोग को मजाक लग रहा है, ये वो टाइप से। अब ये सब हमसे आगे चले जा रहे हैं। फिर एक जगह रास्ता पड़ा तो तौफीक की ओर फट रही है, तो वो कह रहा है कि यार सर को आ जाने दो ना, सर को आ जाने दो। ये कह रहा है कि अब तो पहुंचने वाले। इतनी देर में इनकी बगल से कोई आदमी कंबल उम्बल पूरा लपेटे ठंडी में, अब मोटरसाइकिल भर से लेके निकला, धूलम धूल। अब इन्होंने आप देखा तब ब्रेक एकदम, गाड़ी यूटर्न मारी, इनको लगा हो गया एम्बुश, अब तो मरे भाई। गाड़ी, ये असद जो है उधर बैठा हुआ है, इसने गाड़ी घुमाई और इसके बाद सीधे भागते हुए हमारे पास आए और हाँफ रहे हैं, सर आप लोग कहाँ रह गए, ये वो टाइप। तो हमने कहा तुम पैदल आ रहे हो क्या, बाइक से तो आ रहे हो? कह रहे सर वहाँ ऐसा हो गया था और ये वो टाइप से, और सीआरपीएफ वाला बहुत डांट रहा है। और फिर उसके बाद जो है चलिए सर जल्दी चलिए, तो हम कहा साथ में चलो, अब मत भागो। फिर जब वहाँ पहुँचे तो सीआरपीएफ वाले को अपने लिए भी डर है ना, 6 बजे उसको अंदर जाना है भाई। सबसे पहला खतरा तो उसको है कि मार के हथियार छीनने आते हैं, तो उसको अपना हथियार और खुद को प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ 6:30 पौने 7 हो गया, तो ड्राइवर हमारा हौंका गया था एकदम कायदे से। तो उसके बाद जब हम पहुँचे थोड़ा देखा तो नॉर्मल हुआ, पर बोला सर ये आप समझ नहीं रहे, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है।
तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, चलो फटाफट सब गाड़ी में बैठो। जब गाड़ी में बैठने लगी तो उसने जो पंच लाइन दी, उसके सब एक दूसरे को देख रहे थे। बोला सर अगले 5 किलोमीटर ना कोई कैंप है ना कोई गांव, ऐसे कच्चा रास्ता, अगर कोई रोके तो उसको उड़ा देना। अब सब एक दूसरे को देख रहे, सांस रुक गई। इतने इस झटके से अभी हम ऊपरे नहीं थे, गाड़ी में बैठे, शीशा डाउन किया तो कह रहा अगर पेड़ रोक के गिरा दिया, अगर पेड़ गिरा के आपकी गाड़ी रोक ली तब हमको मत फोन कीजिएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब सारे के प्राण सूखे हुए हैं। असद की पूरी लड़ाई पूरे ट्रिप में होती थी, मैं कॉर्नर वाली सीट पे बैठूंगा, भाई बीच में जाके बैठा हुआ था, गाड़ी में बीच में जाके बैठा हुआ था और सिर ऐसे चिपकाया हुआ था, फायर अगर आए तो मेरी खोपड़ी में ना लगे। ठीक है, और सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। ड्राइवर मेरे से क्या कह रहा है, सर मैंने तो सोच लिया था कि अगर नक्सली आ गए तो मैं लड़ूंगा, बंदूक लेके लड़ूंगा, सुबह मैंने देख ली फायरिंग कैसे हुई। अब हमने कहा तेरा टखना निकाल के लेके चले जाएंगे, अगर ऐसा कुछ हो गया तो लड़ेगा। तो फिर कह रहा सर एक काम कीजिए सर, अधिकारी साहब को बोल के जो है फोर्स बुला लीजिए ना। हमने कहा पागल, ऐसे तो चले भी जाएंगे, फोर्स आएगी तो साला तो और मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि मतलब पत्रकारिता जो वही कॉन्फ्लिक्ट जोन में तो भाई आप फोर्स के साथ नहीं चलोगे। जो भी हमारे नौजवान दोस्त हैं जो पत्रकार बनना भी चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, कभी भी फोर्सेस की गाड़ी, फोर्सेस के संसाधन इस्तेमाल ना करें। कभी नहीं। तो हमने कहा नहीं, तो फिर कह रहे सर भगाऊं, तो इस कच्चे रास्ते में कितना भगा लेगा भाई, 40 में भी उड़ेगी, 20 में भी उड़ेगी, अगर उड़नी होगी तो। अब पूरे रास्ते जो है न असद तौफीक से बात कर रहा है, न ड्राइवर कुछ बोल रहा है, सिर्फ जुगनू की आवाज सुनाई दे रही है, बीच बीच में मेंढक कहीं जिंदगी चल रही रील की तरह, जिंदगी रील की तरह घूम रही है। मैं रौनक की तरफ देख रहा हूँ, रौनक कह रहा नहीं कोई बात नहीं सर, मैं हूँ ना, अब वो लोकल है तो उसका अपना कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई होगा तो फलाने वेल्ला दादा, ये दादा हम तो जानते ही हैं। लेकिन कितना भी कोई जाने, अगवा होने का खतरा तो हमेशा ही रहता है ना, भाई अगवा कर लिए बोले हमारे उस साथी को छोड़ो, तो एकदम मन में चल रहा है, कोई किसी से नहीं बोल रहा है और सब एक दूसरे की तरफ चुपचाप देख रहे हैं। फाइनल में क्या हुआ, जब हम बाहर निकले और सड़क पे आए और जब वो बिजली का पोल दिखा, माँ कसम मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बताऊं, मेरे को लगा कि मैं उतर के पोल के गले लगा लूं, ये भगवान वापस आ गए, हम वापस आ गए। मेरे को दिल्ली में पहुंच गया, गाना नहीं चल रहा था दिमाग में, फीलिंग प्राउड इंडियन भाई, मतलब बहुत बहुत ही वो था। तो इन झंझातों के साथ, इन सारे रिस्क और तमाम जहमत के साथ और 15 दिन की मशक्क़त, अभी भी वो बात नहीं बताओ, 15 दिन मैंने एक ही शर्ट पहनी थी पूरे शूट के दौरान। उस शर्ट को मैं पहनता था, आता था, रात में धुलवाता था, सुबह सुखा करके फिर वही पहन के जाता था। तुमने अपनी जर्सी रिटायर कर दी फिर वाली? वो है, बट उसी शर्ट में शूट किया। बीजापुर में एयरटेल का नेटवर्क नहीं पड़ता, मैं फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आता, 15 दिन हम बिना नेटवर्क के थे। मतलब फ़ोन पे भी आप परिवार से बात करना तो लौट के आता था, जहाँ रहता था डोंगरे दादा का एक सिनेमा हॉल है, उस एक इकलौता सिनेमा हॉल है बीजापुर का, और वो जो है क्या कहते हैं सिंगल प्लेक्स वाला जो थिएटर होता है, तो उसमें उन्होंने वाईफाई लगा रखा था और ऊपर 2 कमरे लगा रखे थे, तो कमरे में भी नहीं पकड़ता था, तो वाईफाई के लिए हमको सिनेमा हॉल में आना पड़ता था। तो डोंगरे दादा से मैं पिक्चर लगवा देता था, कोई पॉज कर करके सिनेमा हॉल में पूरे रंगबाजी से फिल्म देखता, तो वहीं बैठ के नेट चलाता था, और ऐसे करके वो डॉक्यूमेंट्री शूट हुई। फिर कहीं 25 किलोमीटर जंगल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं इनकाउंटर में जा रहे हैं, ये सब चलता था और बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस था। और हमको लगा था कि यार ये इतिहास बनने जा रहा है तो इसका गवाह बनना चाहिए, और उस विषय को अच्छा लगा। हम लोग तो भाई विद्यार्थी ही हैं, तो अच्छा लगा उस विषय को जाने समझे, और असद को मैं वापस ले गया। असद एक बार इधर आया भाई, तेरी शक्ल तो दिखा दे इस पॉडकास्ट में, देखा फ्रेम बजा के आ जा, देखो देखो देखो, आ जाओ इधर आ जाओ, उस वाले फ्रेम में देखो, उस वाले फ्रेम, ये भाई असद है। भाई ये बताओ उस दिन तू बीच में क्यों बैठा था? अरे मैं तो फिर भी थोड़ा हिम्मत दिखा रहा था, तौफीक कलमा वलमा पढ़ने लगा था। तौफीक मेरे से कह रहा भाई, जो इधर थोड़ा, तौफीक मेरे से कह रहा, जब वो कंबल वाला व्यक्ति आया, कह रहा भाई मोड़ लो ना यार, कोई बात नहीं है, क्योंकि धूल हो गया था पूरा, तो धूल हो गया, मतलब विजिबिलिटी एकदम गायब हो गई। तो फिर मुझे भी डर लगने लग गया, मैंने कहा कुछ हो ही जाएगा, तो फिर मैंने गाड़ी मोड़ ही ली उसके कहने पर। लेकिन तौफीक सबसे ज़्यादा डर रहा था। तौफीक तो मतलब पूरे रास्ते चुप ही होकर आया, मतलब कलमा वलमा पढ़ रहा है। मैंने कहा तौफीक क्या हुआ? चला गया क्या? तौफीक कुछ बोल ही नहीं रहा,
मेरी एक अम्मी है, 2 बहन है, 3, सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। टॉपिक की वजह से मुझे डर लग रहा था, फिर नहीं नहीं, ये सब नहीं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। लग रहा था इनको भी। सबको लगेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, इस situation में तो आज किसी हम को हंस लगेगा। रहे हैं, उस समय हंसने की स्थिति में नहीं थे हम लोग। उस समय तो ड्राइवर, अगर कहीं ड्राइवर को बोले हम लोग कि भाई थोड़ा जो है नित्य कर्म करना है, गाड़ी रोक दो। सर वो बताइए ना, जो मतलब हम जा रहे थे सुकमा, जा रहे थे रात को 2-1 बजे जा रहे थे सुकमा, तो ड्राइवर थोड़ा मतलब उसकी गाड़ी के आगे वो लाल कलर का झंडा सा लगा हुआ था, जैसे ऑफिसर की गाड़ी पे लगा रहता है। तो हुआ क्या कि मतलब सब चल रहे हैं, रात के 2-1 बज रहे हैं और बीजापुर सुकमा वाला जो हाईवे हम वहाँ जा रहे हैं रात को, एकदम कोई रोड पे मतलब कोई दिख ही नहीं रहा हमारे अलावा। तो हुआ क्या, अचानक उसने गाड़ी रोक दी। हम मतलब अभिनव भाई जाग रहे थे, मैं भी जाग रहा था, तौफीक सो रहा था। तो गाड़ी रोक दी और गाड़ी उतर के बाहर चला गया। तो एकदम से एकदम सर क्या वो गाड़ी क्यों रोक दी? अरे कुछ नहीं सर, वो वॉशरूम करना था। अब भाई पागल हो रहे हो, वापसी आओ अंदर आओ। यहाँ कहाँ कर रहे हो भाई, वापसी चलो, क्योंकि वो जंगल था पूरा और मोस्ट डेंजरस इलाका था। मतलब वहाँ पे वो भाई गाड़ी रोक रहा है और उसकी गाड़ी मतलब रिस्क था बहुत ज़्यादा वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा डर नहीं गए मतलब थे वो वहाँ पर इतना हम तो। वहां पे ऑपरेशन चल रहे थे और बीच जंगल में उसने गाड़ी रोक दी। मैंने कहा भाई जिस चीज से तू हाथ धोता है, मतलब जिस चीज को तू हाथ से धोता है उसको उससे हाथ धो बैठेगा। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का मतलब है कि भाई जिस चीज को तुम हाथ से धो रहे हो उससे हाथ धो बैठोगे। तो उसको मैंने समझाया भाई जहाँ लाइट वाइट रहे, जहाँ थोड़ा गाँव वाँव दिखे वहां रोको, सारा बीच जंगल में रोक रहे। एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ खाई है और इसी जंगल में रोके हुए है वो। तो वो बहुत ही बट ये असद ने उस पूरी डॉक्यूमेंट्री को बहुत ज़बरदस्त एडिट किया है और जितना योगदान उसमें मेरा है उतना ही इसका योगदान है, उतना ही तौफीक ने भी, अब हमारे साथ नहीं है तो भी वो दूसरी जगह जॉब करता है, उसने भी बहुत मेहनत की, लेकिन इसने बहुत मेहनत की, इसने पूरा एडिट किया और उस एडिट को आप देखेंगे तो अगर इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आते हैं तो मेरे बारे में या फिर हमारे न्यूज़ पिंच के बारे में कुछ लिखते हैं तो लिखिए। असद के लिए भी बताइएगा कि असद का काम कैसा रहा, और मुझे पक्का पता है कि आप उस काम को देखने के बाद असद की प्रशंसा ही करेंगे। थैंक यू भाई, मतलब थैंक यू असद। तो अब विराम दिया जाए नक्सल वाले मसले को। अभी पॉडकास्ट का विराम नहीं आया है और कह सकते हैं भाई कि जैसे इस पूरे पॉडकास्ट के नक्सल टॉपिक में केंद्र में रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि ये उनकी सफलता की कहानी है, एक निश्चय और उसको पूर्ण करने की कहानी है। तो वैसे अब दूसरे टॉपिक जब हम आएंगे संसद में, उसके केंद्र में भी अमित शाह रहेंगे, क्योंकि पूरा सदन इस बार का आप देखेंगे जो कि 20 जुलाई से शुरू हुआ, 13 से खत्म हुआ, तो एक आंदोलन उसके पहले हुआ, सीजेपी का आंदोलन, बच्चों का आंदोलन, नीट पेपर लीक, और बहुत समय बाद हमने देखा कि ज़मीन से निकला एक आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंचा और उस आंदोलन के ज़रिए ही देश की राजनीति, जो अगला ही बड़ा स्टेप था कि भाई संसद बैठी, वहाँ एक उस पर सेकंड चर्चा भाई, इसमें मॉडरेटर की भूमिका में हम रहेंगे, इसमें तुम बताओगे क्योंकि तुम कवर कर रहे थे पॉलिटिक्स संसद को, हम लोग तो जो है अपना दूसरे कामों में लगे हुए थे। अब बताओ, जब पार्लियामेंट चल रही थी तो पार्लियामेंट का जो मुद्दा था, अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा है इस बात की कि पार्लियामेंट के 20 दिन में न प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए न होम मिनिस्टर हाउस में आए, और मुझे नहीं याद है कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ है। तो क्या चल रहा था, क्या हुआ, और सोशल मीडिया पे क्या चर्चा है, बतौर पत्रकार क्या समझ में आ रहा था, उसको बताओ भाई। बिल्कुल। अब आप देखोगे कि जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन, और सरकार ने देर सवेर उस आंदोलन को समेटा, उनकी बात मानी, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, प्रधानमंत्री का संवाद जनजी के साथ होने लगा, तो लगा कि चीज़ें ठीक दिशा में आ गई। मगर 20 तारीख के जो विपक्ष ने जो क्या खेल किया, उसको समझ में आ गया कि अब एजुकेशन और नीट पे बात करना अब उतना मुद्दा नहीं बन पाएगा। उसने मुद्दा बना लिया विपक्ष ने, पॉलिटिक्स जो सत्ता पक्ष की थी उसको कैसे काउंटर किया कि जो गोली चली या पैलेट गन जो चलने के आरोप लगे या गोली नहीं, पैलेट गन, हाँ पैलेट गन चलने के जो आरोप लगे और लाठीचार्ज जो हुआ, उसके आदेश किसने दिए, इस पर विपक्ष एकदम अड़ गया। और उसने कहा, राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी खास तौर पर, क्योंकि कांग्रेस ही इस पूरे मोमेंटम को लीड कर रही थी कि गृह मंत्री को आना पड़ेगा संसद में और उनको ये बताना होगा कि कैसे ये कार्रवाई, किसके आदेश पे ये कार्रवाई हुई। और लंबे समय से, मतलब पिछले अगर 10-12 साल से आप देखो, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है और जब से सदन में अमित शाह चार्ज लेने की भूमिका में आए हैं, तो हर सदन में हमने देखा
कि सभी को इंतजार रहता था कि जो भी बड़ा मसला होगा उसमें अमित शाह आएंगे और वो एकदम शो स्टॉपर की तरीके से आएंगे और उनका भाषण पूरा देश सुनेगा। विपक्ष उसमें कमजोर नजर आएगा, विपक्ष को टारगेट करते नजर आएंगे, राहुल गांधी को टारगेट करते नजर आएंगे, एग्रेसिव नजर आएंगे और हर बार वो एग्रेसिव नजर आते भी थे। मुझे लगता है बहुत जमाने बाद ये पहला सदन सेशन रहा, मानसून सत्र रहा, जिसमें अमित शाह का भाषण नहीं हो पाया। अमित शाह एकदम 13 तारीख को आखिरी दिन था, 12 तारीख को आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते विपक्ष जो है वो बात सुनने को तैयार बैठे। और बोले मैं अब तक सदन में तो आ रहा था पर मैं सदन के अंदर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि विपक्ष चर्चा चाहता नहीं था या विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प बयान था क्योंकि गृह मंत्री जो हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते नजर आते हैं हर मुद्दे पर, चाहे कश्मीर का मुद्दा रहा हो, चाहे नक्सल का मुद्दा रहा हो, चाहे तमाम अन्य मुद्दे, वो पहली बार बैकफुट पर नजर आ रहे थे। वो विपक्ष पे ये आरोप मढ़ रहे थे, जबकि अगर देखा जाए तो सदन चलाने की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर सरकार की होती है कि सरकार संवाद के जरिए कैसे भी बातचीत करके विपक्ष को समझाए बनाए। विपक्ष पे बात अलग हम कर सकते हैं कि विपक्ष ने अपना नैरेटिव पकड़ा और उन्होंने संसद नहीं चलने दिए, वो एकदम अंत तक अड़े रहे। जब जैसे अमित शाह का ये बयान आया कि वो चर्चा को तैयार हैं, तो राहुल गांधी का बयान भी आया और उन्होंने कहा कि चर्चा, हम भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, सीधा सीधा गृह मंत्री ये बताएं कि जो कार्रवाई हुई बच्चों पर नीट के आंदोलन के बाद, सीजेपी के आंदोलन के वक्त 20 तारीख को, उसके आदेश किसने दिए। इसका जवाब फिलहाल नहीं है सरकार के पास, नहीं दे पाई सरकार। और इस पे मतलब विपक्ष ने अगर पॉलिटिक्स के नैरेटिव के लिहाज से देखोगे तो विपक्ष इस बार बहुत समय बाद सदन में 20 नजर आया, सरकार 19 नजर आई। जबकि अंत में सरकार के हाथ झारखंड जैसे आंदोलन एक मुद्दा लग गया, जिसपे आप देखोगे अंतिम समय में जब झारखंड में लाठी चल जाती है 10 तारीख को, उसके बाद फिर सरकार भी एक्टिव हो जाती है और राहुल गांधी से जवाब मांगने लगती है कि राहुल गांधी बताएं कि भाई उनके गठबंधन की सरकार है, उनके गठबंधन की सरकार में लाठी कैसे चल गई। तो राहुल गांधी ने तुरंत बयान दे दिया कि मैं तो उसके खिलाफ हूं। उस पर बहस हो सकती है कि वो बयान क्या काफी है, क्या राहुल गांधी को वहां नहीं जाना चाहिए था, क्या उसका और कोई हल नहीं निकल सकता था, वो अलग एक बहस है। पर जब नरेटिव की बात होती तो नरेटिव वॉर में बहुत समय बाद विपक्ष इस सदन मानसून सत्र में हावी नजर आया और गृह मंत्री जो कि अपने एग्रेसिव भाषण के लिए विपक्ष को घेरते हुए, और हमने देखा है कि गृह मंत्री के पास हर बार हर तरीके के सवाल का जवाब रहता है। अब उस जवाब से आप इत्तेफाक रखें ना रखें ये अलग विषय है ना, बहुत लोग इत्तेफाक रखेंगे नहीं रखेंगे, मगर कोई भी सवाल कभी भी विपक्ष की तरफ से आया तो अमित शाह के पास उसका काउंटर जवाब होता था। कुछ लोगों को तर्क लगे, कुछ लोगों को कुतर्क लगे, पर जवाब रहता था और शो स्टॉपर की भूमिका में रहते थे। पर वो इस बार नहीं नजर आया, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बड़ा हासिल है। और इसका जवाब मतलब ये क्यों हुआ, इसका एक कॉन्क्रीट जवाब सरकार के पास नजर नहीं आया। और जो तमाम बिल हैं जिनको लेकर बहस हो रही है, डिलिमिटेशन की बड़ी चर्चा थी, क्या इस सत्र में डिलिमिटेशन बिल आ जाएगा, जिसमें सरकार पहले फेल हो गई थी और उसके बाद तमाम समीकरण बदले, तमाम लोगों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद टूटे, आपने देखा, आपने टीएमसी के सांसद टूटे देखे, तमाम लगा के अलायंस हो सकते हैं, नई चीजें हो सकती है। हालांकि वो नंबर गेम से भी पीछे हैं, मगर डिलिमिटेशन क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि एक और बिल है FCRA जो कि विदेशी फंडिंग को लेकर है, वो फंसा हुआ था। FCRA उसको लेकर भाई जिनसे इनको उम्मीद है कि डिलिमिटेशन में वो हमारे साथ आएंगे, वो FCRA को लेकर सहज नहीं है। चाहे DMK आप देख लें, चाहे शरद पवार की पार्टी देख लें, और तमाम पार्टियां हैं। इसीलिए देखिए कि इस सदन में आप देखोगे कि 13 बिल पेश हुए, उसमें से 11 पास हो पाए और ये जो 12वां FCRA बिल है उसको JPC के पास भेज दिया गया क्योंकि उसको लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अमित शाह जो कह रहे हैं कि वो लगातार संसद आ रहे थे, वाकई अमित शाह हर दिन संसद आ रहे थे और उनका पूरा फोकस था कि FCRA पे कैसे भी करके एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाए और ताकि डिलिमिटेशन के लिए रास्ता खुल सके, मगर वो नहीं हो पाया। इसीलिए FCRA को अंततः JPC के पास भेज दिया। अब सरकार कह रही है कि हमारे लिहाज तो लेजिस्लेटिव के लिहाज से देखेंगे तो ये सफल रहा कि हमने 12 में 11 बिल पास करा लिए, एक हमने JPC को भेज दिया। मगर अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो लोकसभा अगर 100% देखें तो मात्र 15% चल पाई। क्वेश्चन 15 देख रहा था, क्वेश्चन आर हो ही नहीं पाया। मात्र 2 क्वेश्चन पूछे जा सके लोकसभा के अंदर, 33% से राज्यसभा चल पाई। तो सरकार एक तरफ दिखा रही है कि देखिए हमने जो है 12 में 11 बिल पास करा लिए तो हमारी तरफ से सफल, मगर
देखने वाली बात ये भी है कि जो 11 बिल पास हुए वो बिना चर्चा के पास हुए। और ये मात्र एक बिल पर चर्चा हो पाई, जो ये पेपर लीक ना हो इसको रोकथाम के लिए जो बिल आया है, अमेंडमेंट बिल आया है, उसी पे सिर्फ चर्चा हो पाई। उसके अलावा 11 बिल जो पास हुए वो बिना चर्चा के पास हुए। मतलब संवाद का जो सबसे बड़ा केंद्र है, चर्चा का जो सबसे बड़ा केंद्र है, जो भी नीति हमारे आपके लिए बन रही है उसका सबसे बड़ा केंद्र है, जहां फैसले होते हैं, कानून बनते हैं, उस संसद में 11 बिल पास हो जाते हैं और चर्चा तक नहीं होती। और मैं इसके लिए जिम्मेदार दोनों पक्षों को मानता हूं। सत्ता पक्ष को भी जिम्मेदार मानता हूं कि वो विपक्ष को तैयार नहीं कर पाए, और विपक्ष के भी अड़ियल रवैये को मानता हूं कि वो चर्चा को नहीं आए, क्योंकि अंततः तो जवाबदेही दोनों की ही है ना। चुन के तो हमने दोनों को ही भेजा है। सत्ता में वो क्योंकि उनके पास मैंडेट है, विपक्ष में उनके पास मैंडेट नहीं है, पर जवाबदेही तो दोनों की है ना। हाँ, और विपक्ष ऐसा नहीं कि उनके पास में अलग काम का मैंडेट है। वो सरकार जो कर रही है, एग्जीक्यूटिव जो कर रही है, उसके ऊपर चेक बैलेंस लगाए। जो ये बिल हैं जो हमारे लिए बन रहे हैं, तो वहां पे इन पूरे बिलों की चर्चा हो, उसके एक एक प्रावधान के ऊपर चर्चा हो कि ये प्रावधान क्यों लागू हो रहा है, इसका क्या नतीजा निकलेगा आने वाले समय में, क्या इसमें किसी का जो अधिकार है उनका हनन तो नहीं हो रहा है। आप ये सोचिए, मतलब इस तरीके से ये सिर्फ इस सेशन की बात नहीं, हर सेशन में दर्जनों ऐसे बिल जो है बिना चर्चा के पेश हो जाते हैं यार, पास हो जाते हैं। बट जब अब ये बात होती है सुल्तान कि विपक्ष हंगामा कर रहा है और नहीं करने दे रहा है, हाँ। तो मेरे को दो चेहरे बहुत तेजी से याद आते हैं। एक सुषमा स्वराज का चेहरा और एक अरुण जेटली का चेहरा। हम लोग तब तक इतने समझदार तो हो ही गए थे कि राजनीति और ये सब देखने लग गए थे। आपको याद है जब यूपीए गवर्नमेंट में चर्चा नहीं होती थी, सदन ऐसे ही चला जाते थे, अरे तो सुषमा जी और अरुण जेटली जी क्या कहते थे? 2013 का विंटर सेशन 5% चला था ये। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, मतलब किया। 2G स्कैम के टाइम में, कोल ब्लॉक के टाइम में, सीडब्ल्यूसी के टाइम में विपक्ष जो है हंगामा करता है, आप देखेंगे, और सत्ता पक्ष उसका जवाब एक जैसा होता है। विपक्ष में जब बीजेपी थी तो कहती थी हम जैसे अभी किरण रिजिजू बयान आया, इतना करोड़ रुपए खर्चा हुआ, सदन नहीं चला, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, यही बात तब कांग्रेस कहती थी। और उसके बाद इसका जवाब देती थी सुषमा जी का, मुझे आज भी वो बयान याद है कि ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ का नुकसान कर दिया तो हमने 10,000 करोड़ का फायदा कराया है, उसको पकड़ के लाए। मतलब 2G स्कैम को लेकर के बातचीत थी। तो एक्चुअल में सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। हाँ, बिल्कुल। आप ये कह के नहीं भाग सकते कि यार बहुत हंगामा कर रहे हैं, मैं तो नहीं चाहता। और सौरभ, मतलब ये तो फिर वाली बात हो गई कि और विपक्ष के जब बात करेंगे तो भैया सत्ता पक्ष में कौन बेहतर, इस पे बहस हो सकती है। और विपक्ष में भाजपा जैसा एग्रेसिव कौन रहा है भाई? सदन जो ये बता रहे हैं कि भाई 2011 में या 2013 में 5%, 7% ऐसे सदन चला है, जो लोकसभा भी 15% में लग रहा है कि हमें लग रहा है कि ऐसा। और विंटर सेशन सामान्य तौर पर लंबा होता है मानसून और सेशन से। जब भाई ऐसे डेडलॉक की स्थिति हो जाती है तो ही तो संवाद का रास्ता बनता है, सर्वदलीय बैठकें बुलाई जाती हैं, सबसे बातचीत करते हैं। अब इस बार क्या हुआ, जो मैं देख पा रहा था कि राहुल गांधी ने एक लाइन पकड़ ली कि मेरे को ये बताओ पैलेट गेन किसने चलवाया। हाँ, बाकी आप देखोगे, बाकी विपक्षी दल थोड़ा दाएं बाएं हो रहे थे। कोई किसी अखिलेश चीज का- यादव देखो ना, वो लगातार राम मंदिर के मुद्दे पे अड़े हुए थे। हाँ, कोई चंदा मुद्दा चोरी। कुछ उठा रहे, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे पे अड़ गए कि सदन में आओ आप और बताओ, बिना मेरे को भाषण नहीं सुनना, मेरे को ये बताओ पायलट गैन किसने चलवाई। अब एक बात आप देखो, मतलब हम किसी का पक्ष नहीं लेते, हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री का तारीफ ही कर रहे थे कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा, तो जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा बताएं। बट आप ये बताओ कि झारखंड में लाठीचार्ज हुआ तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज की डेट में राहुल गांधी हैं, मतलब अध्यक्ष को छोड़ दिया, मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी और पावर नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष ने उसको कंडेम किया कि लाठी नहीं चलनी चाहिए थी। आज तक जंतर मंतर पे इतनी ब्रूटली पीटा गया बच्चों को, किसी बीजेपी के बड़े नेता ने कंडेम किया उसको या माना कि हमसे गलती हुई थी, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। आगे की बात हो गई, इस्तीफा हो गया, तमाम चीजें हो गई, तो ये नहीं, मगर उस पर सरकार ये तर्क दे सकती है ना कि भाई जो उनकी मांगे थी, जो उनकी बातचीत थी, वो सबने पूरी की, और अंत में प्रधानमंत्री का जो बयान आया जिसमें वो जो अपशब्द बोले गए, तमाम चीजें बोलेगी। नहीं, अब सब पे बात हुई, अब शब्द बोले गए, सबने उसको कोई उसको सलाह तो नहीं, किया। सब तो क्रिटिसाइज ही कर रहे थे ना, माफ कर दिया सब कुछ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से पीटा गया, जो सादी वर्दी बिना वर्दी के पुलिस वाले थे, जिस तरीके से मारा गया बच्चों को, मैं कह रहा हूं कि पुलिस के पास ऑप्शन नहीं था, पुलिस को संसद नहीं जाना देना था उनको, ऑब्वियस सी बात है। तब तक तो कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, कोई पथराव नहीं हुआ था शाम 4 बजे से पहले तक, पूरे दिन में सब वो पूरा चार्ज हो रहा, तो वो नौबत क्यों आई, पहली बात। और दूसरी बात, अगर जब लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस, तो मैं ये मानता हूँ पुलिसिया कार्रवाई में ये मिनिमम कार्रवाई है। लाठी चार्ज, आंसू गैस चला, ये उसका हल्का बल में जोड़ा जाता है, हल्का बल प्रयोग किया गया, तो उसने ये किया। लेकिन जो बर्बरता उसकी शक्ल ले ली,
कि आरोप लगे, भाई उससे आरोप से इन्होंने इनकार किया, कीलें लगी या लगी, लेकिन बिना वर्दी के पुलिस वाले थे। आज भी देश के मन में संदेह है कि वो लोग कौन लोग थे। कभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये चाहा कि हम आके क्लियर करें कि वो कौन लोग थे? कभी जो है ये बात हुई कि भाई हम आके बताएं कि नहीं, सामान्य तौर पे क्या है कि अभिनव, ये सत्ता का ऐसा चरित्र ही यही नहीं, है। चरित्र की बात ये नहीं जो है। राहुल गांधी एक पैलेट देखो, गन चलने पे, एक मेरी बात ये भी सुन लो, ये राहुल गांधी जो पैलेट गन चलने पे, दिल्ली में पैलेट गन चलने पे इतना ये कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं कि पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया? इनके ही राज्य में, कश्मीर में 2010-11 में इफरात में पैलेट गन चली है। इन्हीं के राज्य पैलेट गन की शुरुआत ही दरअसल जो है उस कांग्रेस रिजीम में हुई है। तो ये दरअसल क्या है कि ये नेताओं का दिमाग इस तरीके से कर दिया जाता है कि हम माफी मांग लेंगे तो हम कमजोर दिखाई देंगे। हाँ, माफी मांग लेंगे तो हम कमजोर दिखाई देंगे। नहीं भाई साहब, आप कमजोर नहीं दिखाई देंगे। आप इस लोकतंत्र में, आपकी जवाबदेही है। अगर आपसे कोई गलती हुई, आप खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, आप देवता नहीं कि आपसे गलती नहीं होगी। अपनी गलती को मानिए, उसको तस्लीम करिए और ये कहिए कि हमसे गलती हुई, आगे से नहीं होगी। कोई छोटा थोड़ी हो जा रहा है इस चीज से यार। लेकिन हमने आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा है। वो उदाहरण तब देखा है बिल्कुल ऐसे, जब गले में फांस की तरह फंस जाए, तब आके जो है ये कहा जाता है कि मैं जो है अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया। फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम आपको ऐसा देखने को मिला। आप संवाद क्यों नहीं करना चाह रहे? आपकी ये जगह, ये जो आप हार्ड हैंडल्डली जो सारी चीजें जो है ना हैंडल करना चाह रहे हैं एक आयरन फीस्ट से, वो आयरन फीस्ट से हैंडल करना आपको कुछ जगह पे आपको जरूरी लगता है, वहां पे आप करिए। लेकिन आम जनता के साथ में आप इस तरीके का व्यवहार कोई भी करेंगे। ये सोच लेगा कि वो अकाउंटेबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी, उसके बाद जो नुकसान होगा ना, उसकी भरपाई करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। एक उदाहरण बताता हूँ। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप लगे और आरोप बढ़ते बढ़ते ये चला गया कि काकभूषणी भी गायब हो गए, तो फिर रामचरितमानस भी गायब हो गए। ये सारे आरोप लगे। जो ट्रस्ट के लोग थे, इन्होंने कहा हम क्यों जवाब दें, हम तो हमारे पास है, हम क्यों जवाब दें। चंदा चोरी हुई, उस पर कार्रवाई हो रही, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया। बाद में जब वहां के प्रशासन ने कहा कि भैया बताओ, चीजें ला के दिखाओ, तो इनको दिखाना पड़ा, उसमें महीने लग गए इनको। फोटो लगाई, बगैर दिखाई, फोटो दिखाई, तब तक वो बात पूरे देश में फैल चुकी थी कि भाई ये चोरी हो गया। तो आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है और उसको लेकर के है, लेकिन बाद में उस पर सवाल पूछे जाते हैं, उस पर जवाब भी दिया जाता है। आप देखोगे विगत में तो जो भी इस तरह की कार्रवाइयाँ, उस पर चर्चा भी हुई, चाहे विधानसभा में कश्मीर की हुई हो, चाहे लोकसभा में भी हुई हो, उस पर खूब सारी बात हुई। अब ये सवाल भाई यहाँ पे तो फंसा लिया है राहुल गांधी ने। अभी फिलहाल के लिए अमित शाह उस पर तो जवाब नहीं दे पाए पूरे सदन में। बट बात वो है कि बदलाव कैसे होता है, यही सीजेपी के लोग। अब मैं कह रहा हूँ कि इनके पीछे को हम लोग पहले ही बताए भाई कि पिछले पॉडकास्ट अगर देख ले तो हमने सीजेपी के बैकग्राउंड पे बात की है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का सपोर्ट रहा है और तमाम चीज़ें। लेकिन मैं कह रहा हूँ यही सीजेपी के लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो धर्मेंद्र प्रधान का बयान क्या था? ये देशद्रोहियों की बी टीम है। याद था, बयान था धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान। और उसी बी टीम से फिर आप ही के दल के नेता जेपी नड्डा हाथ मिल रहे हैं। ये तो आप पहले की बात बता रहे हैं। अभी तक वो तंत्र ये साबित करने में लगा है। अभी अगर जब अगले मुद्दे में हम जाएंगे झारखंड में, इसमें यार मेरे को एक तो बात लेकिन comparison सौरभ देखो ना। और सुनो, बदलाव क्या आ रहा वो बता देता। हम कोई सीजेपी के समर्थक नहीं है, सीजेपी कोई दल नहीं है। और सीजेपी जब कोई गड़बड़ चीज होगी तो हम सीजेपी सवाल पूछेंगे। पिछला जब उन्होंने कहा सारे मुकदमे हटने चाहिए, तो हम ही थे सबसे पहले पूछ रहे थे कि ये बात कैसे कर रहे हो, जो अपराधी हैं उनको तो मुकदमा होगा। बदलाव क्या हुआ? जो यही तंत्र सामने से कहता था ये देशद्रोही है, ये तो नक्सलवादी हैं, ये चाइना के एजेंट हैं, फलाना है, इनसे तो बात नहीं करना, ये वो टाइप से। मनन मिश्रा बीजेपी के सांसद हैं। कल नालसर वाला जो कांड किया उन्होंने आगे बढ़ करके कि जो तीर आ रहा है, आ तीर करके जो तीर लिया उन्होंने कि भाई चीज आज के समय एक बड़ी समस्या हो गई यार सौरभ। कहा किसी को जाता है बुरा, किसी को लग जाता है ना। प्रधानमंत्री को कहा जाता है, पत्रकारों को बुरा लगता है। नेता विपक्ष को कहा जाता है, पत्रकारों को बुरा लगता है। पार्टियां जवाब नहीं दे रही, पत्रकार जवाब दे रहे हैं। समस्या ये भी है। लेकिन इसमें जो नालसर वाले में एक लाइन पूरी कर लूं कि भाई नालसर वाले में हुआ, पूरा बैकफुट पे आ गए। और तो फिर उसके बाद आप मनन मिश्रा का वो जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के सांसद भी, बीजेपी से ही है सांसद, बीजेपी राज्यसभा के सौरभ दास जी, अभिजीत दीपके जी, 3 बार अगर नाम लिया, तीनों बार नाम के आगे जी लगाया है। तो ये समझ में आ गया है कि भाई ये जब मास मूवमेंट खड़ा कर ले रहे हैं लोग, जिस तरीके से अभी स्कूल वाला ये शुरू कर दिया है 15 अगस्त में से पहले। और आप देखो, आप कहते रहो इनके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा, लेकिन वो दर्द है कि नहीं इस तक देश का
इस सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है? तभी तो जगह अरे जगह सरकारी स्कूलों में सरकारी आप स्कूल ये के बच्चे बताइए निकल ना, के आ रहे मतलब हैं। ये मेरे को तो वो कांड अभी तक याद है कि झालावाड़ में यार स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब के मर गए, और उससे पहले उस विद्यालय के टीचर्स ने वहां के कलेक्टर साहब को, तमाम अधिकारियों को लिख लिख के बोला कि सर ये बिल्डिंग गिर जाएगी, और तब ये लोग तब जागे हैं, तब शिक्षा मंत्री गए जब वहां पे बच्चे दब के मर गए। यार ये इस देश की स्थिति है। सरकारी स्कूल के आप बिल्डिंग देख लीजिए, जो 1950 1960 में बनी हुई बिल्डिंग है, वही बिल्डिंग उसी में बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कहाँ क्या हादसा हो जाएगा यार। तो ये जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना यार कि कौन, आज ही मैं एक बजट वीडियो आप उठा रहे हैं, प्रोटोकॉल आप ले रहे हैं, लाल बत्ती आपके पास में, सुरक्षा आपको मिली है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? पड़ोसी थोड़ी आएगा लेने के लिए, जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। आज ही मैं और वीडियो दूसरी देख बात रहा मैं इसके ऊपर ये भी कह रहा था, अभिनव सॉरी अनुभव कैसे निकल रहा है मेरे मुंह से यार, तुम मेरे को मारोगे नहीं, शूट कर दो। तुम्हारी एक बात आज तुम्हारी पंच लाइन रह गई, मधुमक्खी काटने के बाद क्या होता है? सूजन बरकरार है। सुनो, मैं तुमको ये कह रहा था कि यार ये जो तंत्र, जिसको तुम तंत्र बोल के बच निकले, जो हमारे हम पेशा लोग हैं, जो टेलीविजन मीडिया पे हैं, खासतौर पर मैं टारगेट वैसे नहीं करता हूँ, कर लो। लेकिन तुम ये समझो ना, जो हमारे हम पेशा लोग हैं, जो हमसे सीनियर हैं इसी पेशे में, है ना, जिनसे हमने कई लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उसके लिए हम कृतज्ञ भी हैं। लेकिन उसका साथ साथ आप ये देखिए कि आप अगर सत्ताधारी पार्टी का नैरेटिव टो करते हैं, तो सत्ताधारी पार्टी तुरंत उस नैरेटिव से जब हाथ झटका लेगी, तो सबसे ज्यादा डिस्क्रेडिट आप होंगे। भाई मेरे कितनी बार यही ये ये हो लोग, चुका ये चाइनीज एजेंट और ये फलाना ढिमकान, और फिर आपके 2 मंत्री जाके सरकार के वहां पे उनका अनशन तोड़वा रहे हैं, तो डिस्क्रेडिट वो लोग नहीं हुए हैं। उन्होंने तो अपनी नैरेटिव अपने हिसाब से घुमा लिया, डिस्क्रेडिट हुए आप लोग, भाई एक बात जो बता। किसी एक पर्टिकुलर सत्ताधारी पार्टी का आर्टिस्ट की एक तरह लाइन काम में कर रहे बताओ, हैं। ये तुम भी ऑब्जर्व किए होगे, इसको थोड़ा मजबूती से कहना है तो मैं थोड़ा पोजीशन ठीक कर लेता हूँ। कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री की विदेश नीति को लेकर आलोचना की, गले लगाते हुए, फिर मेलोनी की बात आई, तमाम चीजें हुई, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। बीजेपी ने बाद में जवाब दिया, पहले हमारे पत्रकार भाई जवाब देने लग गए। ऐसा लगता है कि इनके पिताजी को कहा जा रहा है, सबसे पहले ये चिढ़ जाते हैं। ऐसे ही मैं देखा जब राहुल गांधी को डिटेन किया गया प्रधानमंत्री आवास के बाहर से, तो कुछ लोगों ने लिखा शर्मनाक, ऐसा लग रहा है उनके भाई साहब को उठा लिया गया है, वो भी पत्रकार है। भाई प्राइम मिनिस्टर के बाहर, घर के बाहर कैसे बैठे दिया जाएगा धरने पे? पुलिस तो उठाएगी ही ना, और कैसे उठाएगी? वो तो पकड़ के उठाएगी। और राहुल आप गांधी ने जाने- धरना इसीलिए उसे ऑप्टिक्स के लिए किया है यार, ये किसको तो समझ में नहीं आ मैं रहा है? कहता हूं कि ये इतने बड़े बड़े दल हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इतने बड़े बड़े कार्यकर्ता, इनको आपस में लड़ने दो ना। हम क्यों पार्टी बनते हैं भाई? पत्रकार क्यों? हम पार्टी हैं कि ब्रोकर? बताओ क्यों बनते हैं भाई? इनको जवाब देने दो, हम बताएंगे कि भाई इसने ये कहा, इसने ये कहा। ये हमारा काम तो यही है कि फलाने ने ये कहा तो जेपी नड्डा ने ये जवाब दिया है। मैं अगर किसी पार्टी के पक्ष में इस तरीके से पत्रकारिता करूंगा, मैं प्रवक्ता वाली सैलरी लूंगा, हाँ उसके बिना नहीं करूंगा। बिल्कुल। मतलब, हाँ, हाँ। श्रम अगर अरे तो मेहनत तो उसी के लिए है, अंततः बहुत सारे लोग जाते हैं ना, प्रवक्ता बनते हैं ना, टिकट पाते हैं ना। तो फिर ये तो यार पेशे के साथ अच्छा है ना। यार, आप पत्रकार तो हैं, जैसे वो पत्रकार बोल हैं। रहे हो डिस्क्रेडिट वाली बात, डिस्क्रेडिट होने की चिंता किसको है? पाले चुन रखे हैं। चुन रखा है, तय कर रखा है, तो डिस्क्रेडिट होने की अगर चिंता उनको होती तो क्यों ये एजेंडा चला रहे होते? इसीलिए तो एक तंत्र बन गया ना। रैशनैलिटी को मारने में दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार है ना। तार्किकता, देश तार्किक रहेगा तभी तो सवाल पूछेंगे सरकारी स्कूल में ये टॉयलेट साफ क्यों नहीं है, घास क्यों नहीं कटी है, ये बेंच क्यों नहीं है। आपने तो मगर भाई वो बहुत आसान काम है यार, एक तरफ हो जाना। मुझे अब लगने लगा जब से हम लोगों ने दोनों तरफ से हम लोग गाली खा और रहे तय हैं। किया कि बीच की लाइन पे चलना है, सेंटर पे चलना है, प्रो पीपल चलना है, तब हमको समझा कि बहुत मुश्किल काम है। तय नहीं, ये हमको यही करना है, वही चीज़ जीवन है। भर करना है। इसीलिए मतलब हम लोगों ने ये सारा काम भाई किया। पिछली बार गया झारखंड तो जेएमएम ने ट्वीट किया, हैंडल ने, कि भाजपा से पांडे जी करोड़ों डील हो गई है। अब की बार झारखंड गया तो बीजेपी वालों ने ट्वीट किया करोड़ों सौदा हो गया, भाई लाखों कहाँ है डील हो गए। करोड़ों यार? अब मैं ये सोच रहा हूं, मेरे नाम का टेंडर उठा कौन रहा है यार? ये पैसा हमारे अकाउंट में नहीं जा रहा, हमारे बच्चे जो काम कर रहे हैं इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। जिनको सोचो आज से 5 7 10 साल पहले हम जिन लोगों को आदर्श के तौर पर देखते थे, यार ये सीनियर, इनकी तरह बनना है, अब हमको ये लगता है इनकी तरह नहीं बन जाना है, हाँ। कहीं इनकी तरह बन नहीं गया यार, तो कैसे पहले वो हो जाए? पैसा कहाँ है ये बताओ। पता नहीं कहा जा रहा है, किस कहा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इन लोगों को पीछे यहाँ पे आदत हो बीच गई लग ना। जाएगा ना। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ आदत हो गई ना अपना पत्रकार उसका पत्रकार करने की। मैं जब झारखंड में और मुझे मैंने एक ब्यूरोक्रेट मिले तो कहे यार, वो कह रहे थे कि यार यहाँ बड़ी चर्चा है कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है, जेएमएम के लिए। अब हमने कहा हम छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आता। वो कौन सी पार्टी है? है वो कौन सी पार्टी है?
वो जो पार्टी है उस पे अपना पैसा खर्च करना होता है। हम जाएंगे, होटल बुक करेंगे, ये करेंगे, तमाम चीज उस पे फैला दिया कि अरे यार क्या क्या कहा जाए। उसमें भी एक आरोप लगा दिया कि सरकारी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। पिछली बार जब गया था वहां पे एक वो पर्यटन विभाग ने बनवा रखा है होटल, ऑनलाइन कोई बुक कर सकता है उसको, तो ये ऑनलाइन आप बुक करो। सरकारी दफ्तर में ये सरकारी गेस्ट हाउस में रुकना कब से अपराध हो गया भैया? पैसा लगता है। पैसा लगता है उसका। नहीं, दूसरी बात वो होटल है, पिछली बार टूरिज्म 2 महीने पहले गया डिपार्टमेंट था, को कोई भी रह सकता है। रघुवर दास की सरकार ने बनाया था। मेरे को अच्छा लगा, मैंने वीडियो बना दिया यार, यहाँ तो आना चाहिए। आम आदमी को पता है 3,000 3,500 रुपए में होटल मिल जा रहा है, इतनी बेहतरीन जगह है। अब उस वीडियो को निकाल के चलाना शुरू कर दिए। भाई साहब अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया उसको लेकर के, है ना। अमित मालवीय जो बीजेपी के IT सेल के अध्यक्ष है, मैंने उसमें लिखा साहब आप जो है जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्षी दलों से लड़ रहे हैं उस तरीके से हम पत्रकारों और जनजी से मत लड़ो, जमाना बदल गया है। बिल्कुल, हमने इन्होंने आपस में तय किया था हम 3 लोगों ने कि किसी भी ट्रोल को जवाब नहीं देंगे। और आप देखो, मगर जब एक ऑफिशियल इतनी सबसे बड़ी पार्टी, राज सत्ताधीश पार्टी का इतना बड़ा मतलब जो ऑफिशियल पद पर बैठा आदमी ही ट्रोल की भूमिका में आ जाए तो फिर तो जवाब देना बनता है ना। इससे कोशिश क्या होती है, ये पूरी कोशिश यही है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम उस गेम से आगे आ चुके हैं। इस कोशिश होती है कि या तो अभी जब आपके पाले में नहीं दिख रहे हैं तो तुम विरोधी पाले में दिखो, तुम एंटी बीजेपी हो जाओ, एंटी कांग्रेस हो जाओ, नहीं कर पाओगे भाई। यही तो हो रहा प्रो था। पीपल हैं हम। यही तो जब जेएमएम जब गए पिछली दौरा इनका हुआ अभिनव का वहां पे, तो जेएमएम बोलने लगा कि भाजपा से करोड़ों उठा लिए हैं, तो उनकी वहां सत्ता की पूरी कोशिश क्या थी कि इनको विपक्ष की तरफ घोषित कर दो कि ये बीजेपी के हैं। अब क्या है, जब झारखंड प्रोटेस्ट कवर करने गए तो सत्ता जो केंद्र की उनकी पूरी कोशिश क्या है कि इनको जेएमएम की तरफ विपक्ष की तरफ घोषित कर दो। सब एक दूसरे के विपक्ष में सत्ता में डालने में लगे हुए हैं। जंतर मंतर से बहुत सारे लोग हमसे खार खाए हुए हैं, पूरी मशीनरी लगी हुई है। अमित मालवीय को जवाब दे दिया, अमित मालवीय को जवाब देते नहीं बन रहा है दोबारा से कि भाई क्या बोलें। अब इनको भी लग रहा होगा कि यार ये कैसे हो रहा है। एक तरफ अमित मालवीय ट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारा इंटरव्यू ट्वीट कर रहे हैं। तो हमें पता है ना कि यार ये ट्रोल से दुनिया नहीं चलती। सरकार तंत्र अलग चीज है और सारे लोग वैसे नहीं है किसी भी दल में। इसीलिए हम तो यही बात करते हैं, हम किसी से द्वेष नहीं पालेंगे, कोई हमसे पाल ले तो पाल ले, हमारे काम से उसको जवाब मिलेगा। हम जो सही होगा सही कहेंगे, जो गलत होगा गलत कहेंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिस छूटी हुई है, इस प्रैक्टिस को हमें बनाने में चूंकि हम आपस में बात करते हैं, कई बार परेशान भी होते हैं। जब 12 साल से कोई प्रैक्टिस छूटी हुई है तो 1 साल में कैसे सुधर जाएगी। बिल्कुल, यही हमने तय भी किया कि हम तो अपना काम करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। और जिन लोगों के मन में हो सकता है भाई कि हमारे प्रति कोई डिसबिलीफ आ गया हो, हम यकीन दिला रहे हैं आपको कि हमारे काम से ही आपको आज नहीं तो कल साल 2 साल 3 साल में एहसास हो जाएगा कि हमने जो बीड़ा उठाया है कि हम बाई सेंटर बात पे चलेंगे, हम प्रो पीपल रहेंगे और हम बुर रहेंगे। और एक बात और, हाँ, कि जो कट्टर है, किसी भी दल का कट्टर समर्थक है, वो ना समझा पाएंगे। समझाने की बात नहीं, वो हमें कभी नहीं पसंद कर कभी नहीं करेगा। अगर वो आज पसंद कर रहा है किसी रिपोर्ट को देख करके, तो परसों जो है वो नहीं पसंद करे, क्योंकि फिर उसके राज्य में भी रिपोर्ट कर। अरे मेरे पास एक मैसेज आया, बोला भैया आपको जो है, आपको हम आइडल मानते थे, आपको देख के पत्रकार बनने का मन था, और वो राहुल गांधी को लड़का टारगेट कर रहा था, आपने उसकी रील क्यों लगा दी? और फिर मैंने उसका अकाउंट देखा जाके तो उसमें राहुल गांधी। अरे तो हम कहा भैया, हम तो सबका जो जनता दिखाएगा इसके विरोध में बोलेगा। तो हम लोग जो बात कह रहे हैं ना, वो किसके लिए कह रहे हैं? कह रहे हैं आम जनता के लिए, जो कार्यकर्ता है, जिसको कुछ मिलना है, दरी बिछा करके कुछ पाना है, या जो ट्रोल्स हैं जिनको पैसा मिलता है, जिनको रील बनाने का पैसा मिलता है, जिनको ट्वीट करने का पैसा, उनको करने दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आम जनता है उसको हम अपने काम से समझाते रहेंगे कि भाई देखो ये काम है हमारा। तो कई बार जब हम लोग सोशल मीडिया खास तौर पर एक्स चलाते हैं, ट्विटर, जहां तंत्र सबसे ज्यादा हावी, और कई लोगों को लगता है वही दुनिया है। भाई साहब वो दुनिया नहीं है, पहली बात तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि उसको देख के अगर रहे तो हम लोग ग्राउंड ही पर ना जा पाए, डर रहे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और ग्राउंड पर जाते हैं तो बच्चे कैसे स्वागत करते हैं, कैसे मतलब प्रेस करते हैं कि भैया आप भाई मेरी बात अभी फिर से एक बार सुनो। ट्विटर एक्स इज डेड प्लेस, खत्म पीस है, वो खत्म जगह है। ट्विटर पे सबके पाले फिक्स हैं, ट्विटर इतनी घटिया जगह है, वहां पे सबके पाले फिक्स हैं। आपको पता है ये राइट विंग के ट्रोलर हैं, ये कांग्रेस के ट्रोलर हैं, ये बीजेपी के ट्रोलर हैं, ये लेफ्ट विंग के ट्रोलर हैं। आपको पता है उनके खांचे फिक्स हैं। सब दोनों तरफ गालीबाज भरे हैं, दोनों तरफ, चाहे आइदर दिस साइड दैट साइड, दोनों तरफ गालीबाज भरे हुए हैं। सिर्फ पूरा सबके किसी भी कमेंट बॉक्स उठा के देखो, सबको गाली देते रहते हैं। वो खत्म जगह है। उसके बनाए नैरेटिव का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो बना रहे हैं वो एक दूसरे की खुजा रहे हैं। ठीक है, उनका वो अपने एक स्पेस में है कि एक हॉल है, उसमें 40 लोग अपनी विचार के लोग हैं, वही बोल रहे हैं, वही ताली बजा रहे हैं, वाह 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 क्या कर रहे हैं। ट्विटर खत्म। सेम लोग, सेम पैटर्न, सेम तरीके से बातचीत। इंस्टाग्राम आज की डेट में अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। वजह यह है कि ट्विटर पे जो इन्फ्लुएंसर होगा
उसी का वीडियो वायरल यार हुआ। तुम ऐसी बातें करो फिर कहे मेटा से पैसा ले लिया है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक्स पे उन्हीं का चीज वायरल होगी जो मेटा से पैसा आ जाता तो अच्छा भाई मैं भी सोच रहा था यार, ये तो बुरी बात नहीं है, आ जाए तो हाँ, अच्छा मेटा है। से तो यार डॉलर में यस बेटा, यू आर वेलकम। प्लीज मेटा, कुछ हम आपस में कोलैब करते हैं मिलके, कुछ आप बताओ, हम क्रिएट करेंगे अच्छा। अनुवाद कर लेना एआई से, अगर इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश कमजोर है, बाकी इंडिया की टीम भी टॉक होगी। अबाउट यार मगर ये एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है, मतलब मीडिया हम लोग को टारगेट करना या तमाम लोगों को टारगेट करना वो अलग विषय है, मेटा भी टारगेट में है इस समय तो, कि दिल्ली वाला सीजेपी वाला अच्छे से दिखा रहे थे, झारखंड वाला नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा वहां भी पॉलिटिक्स पहुंच गई क्या हम लोग? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, वही वाला हाल है ना। भाई दिल्ली में जो एग्रेशन था पूरे देश का था, झारखंड में जो एग्रेशन है वो झारखंड का है ना। अब झारखंड में एग्रेशन में एक वाट बाउटरी चली, जंतर मंतर पे हो यहाँ क्यों नहीं, और वो मैं कहता हूँ कि एक तरीके से सही भी चली कि भाई आपको अकाउंटेबल तो हर गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। बीजेपी ने अच्छा मौका देखा कि भाई इधर से नैरेटिव को अब उधर शिफ्ट करना है, तो उन्होंने शिफ्ट किया, एक गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया, अकाउंटेबल बनाया। लेकिन ये बीजेपी के लिए खतरनाक है। हाँ, एक चीज वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि शुरुआत भाई दिल्ली था, नेशनल था, यूपी का आदमी भी आ रहा है, एमपी का आदमी भी आ रहा है, बिहार का आदमी भी आ रहा है, सब जगह का आ रहा है, और ज्वाइंट गुस्सा, और इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हो गया। पर अब स्टेट की बात आ गई, झारखंड में किया, झारखंड में सरकार जेएमएम कांग्रेस की थी, आपने एकदम शामिल होके वहाँ ABVP भी दिख रहा है, बीजेपी नेता भी दिख आ रहे हैं। गया, सब आ गए। अब आप ये सोचिए कि बिहार में भी आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे पास मैसेज आने लगे, यूपी उत्तर में बात प्रदेश हो में रही भी है, आंदोलन शुरू हो रहा है, वहां नजर यहाँ आएगी। मैसेज आने लगे। हाँ, तो अब बड़ा सवाल हो जो कह रहे हैं ना कि अब आगे क्या। और एबीवीपी और वो तो चलो ठीक है, एक बार की राजनीति है, धीरे धीरे कहीं न कहीं आ जाएंगे। ये भाई साहब लोग जो वहां जाकर के ये असली छात्र है, जंतर मंतर पे तो दंगाई थे, वो लोग जाएंगे जब बिहार में होगा, जब एमपी में होगा, जब राजस्थान में और जब जयपुर में होगा। और ये बहुत बेतुकी सी बात है, मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है तो हमें आवाज बुलाएं कि जो झारखंड में लोग थे वो आए। क्यों आएंगे यार, इतना दूर आपके लिए प्रोटेस्ट करने आएगा? आप लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहो। एमपी में जब अगर होगा या फिर राजस्थान में होगा या तेलंगाना में होगा, तो झारखंड का आदमी कैसे आ जाएगा? जो एक्टिविस्ट है वो तो आ जाएगा, लेकिन स्टूडेंट कहाँ से आ जाएंगे? सही बात, पढ़ाई लिखाई है, घर परिवार है, आप उन फ्यूचर है। बच्चों तक को ट्रोल कर रहे हो, जिसे मान लो दिल्ली में कोई बच्चा प्रोटेस्ट में था, उसने रील बनाई, कुछ बोला, उसके कमेंट तक में जाके आप गाली दे रहे हो कि झारखंड क्यों नहीं। अरे वो बच्चा कैसे पहुंच जाएगा झारखंड यार? जो लोग यहाँ रिपोर्ट कर रहे थे वहां नहीं गए, उनकी क्रेडिबिलिटी पे दाग लग गया। उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो दाग लगा ही ना कि भाई आप क्रेडिबल नहीं हो। आप फिर, हम तो बार बार बोल रहे थे अगर आप झारखंड बच्चों के साथ नहीं हो तो और जंतर मंतर पे थे तो आप इसका मतलब मोदी सरकार के खिलाफ थे। मगर ये बहुत कोशिश चली, लगातार चली, मतलब बच्चे तक पूछने लगे थे बेचारे, भैया बताइए कि झारखंड और दिल्ली के प्रोटेस्ट में अंतर क्या? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। वो भी बच्चे थे, ये भी बच्चे और हैं। हर प्रोटेस्ट इवॉल्व होता है, सीखता है। भाई यहाँ गाली दी गई तो वहां के बच्चों को पता लगा ना गाली हाँ। नहीं देनी है। भाई झारखंड के बच्चों ने अगर गाली नहीं दी तो अच्छी बात है, इसको प्रेज किया जाना चाहिए, मगर उनको डिसक्रेडिट नहीं किया जाना चाहिए। और झारखंड वाले यहाँ जंतर मंतर वाले बोल रहे कि यहाँ तो उत्पाती थे, दंगाई थे और फलाना थे, चाइनीज एजेंट थे, आसमान से आए थे। तो सरकार फिर क्यों गई बात नहीं मानते नहीं, हैं। सरकार तो गई ही गई, हाँ। और वो आसमान से आए थे बच्चे। रांची, पटना, रायपुर, जयपुर, इन्हीं जगहों से आए थे ना, इलाहाबाद अब से। बहुत लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, हम खुद कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, भीम आर्मी के लोग इन्वॉल्व थे, और तमाम कांग्रेस पीछे से इन्वॉल्व थी, कांग्रेस आगे वहाँ बीजेपी अलग involved इन्वॉल्व थी। थी, यहाँ बीजेपी इन्वॉल्व थी पूरी तरीके से, और आसू विपक्ष का इन्वॉल्व काम थी, ही है। जेकेएल में इन्वॉल्व थी। पॉलिटिक्स नहीं करेगी, घास चलेगी क्या? बिल्कुल। वो तो पॉलिटिक्स करेगी। जिसको जहां माइलेज मिल रहा होगा वहां वो करेंगे। तो ये जो बांटने का काम है, स्टूडेंट्स को मत बांटिए, हम बांटने बार वाला बार नहीं, ये कह मेरे रहे को हैं। बांटने तुम करते रहो, जो लोग बंटते हैं उससे मुझे प्रॉब्लम है। उनके दिमाग पे कब्जा हो रखा है, उस कब्जे जो दिमाग के जाले पे, जो दिमाग के ताले पे जाले लगे हैं, उस जाले को साफ करना, रैशनैलिटी को जिंदा करना, कि तार्किकता जीवित रहे। आज हम हैं, आज कोई दल है, आजाद जब देश हुआ था स्वतंत्र पार्टी, फलाना पार्टी, कितनी पार्टियां थी, आज नहीं है वो। आज जो दल है आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद नहीं रहेंगे, बहुत सारे दल विलुप्त हो जाएंगे और डंके की चोट पे होंगे, लेकिन देश तो रहेगा ना। और देश तभी आगे बढ़ेगा जब तार्किक रहेगा। देश के दिमाग में गोबर भूसा भर जाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। और एक बात हम अक्सर कहते हैं कि भाई नेता के लिए लड़ना बंद कर दिए, नेता के लिए नहीं लड़ना है आपको, आपको अपने लिए लड़ना, और नेता का काम है कि वो आपके लिए लड़े, आपका काम नहीं कि नेता के लिए लड़े। चलो लास्ट इस में रैशनल थॉट वो- के साथ मुझे लगता है बस कि- लास्ट में ये बातचीत कि झारखंड प्रोटेस्ट का सार बता देते हैं थोड़ा सा एक लाइन में। झारखंड प्रोटेस्ट में जो बच्चों की मांग है बहुत जेन्युइन डिमांड है। बिल्कुल जेन्युइन। हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरीके से फेल रही है,
पूरा आज से नहीं, पूरा 10-12 साल जब से बना है झारखंड, उसकी भर्ती व्यवस्था कोलैप्स है और मेजर सर्जरी मांग रही है। जेपीएससी को मानने को लगभग मान गई है, जेपीएससी की भर्ती रद्द हो जाएगी। जेएसएससी में गड़बड़ हुई है, उस पर दबाव है रद्द करने का, लेकिन वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से होकर आया, वो रद्द होगी या नहीं होगी इस पर सबकी नज़र रहेगी। अब सवाल ये है कि अगर जैसे ये आरोप लग रहा है कि उसमें 400 लोग फर्जी बैठे हुए जीते हैं और 1600 के करीब ठीक हुए हैं, मतलब अपने अपने दावे, कोई कह रहा है 1500, कोई कह रहा है, अगर पूरी भर्ती रद्द होगी तो किस तरीके से होगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, इन सब पे नज़र रहेगी हमारी। और झारखंड में जिस तरीके से रात के अंधेरे में लाठीचार्ज हुआ, वो बिल्कुल गलत लाठीचार्ज था, बिल्कुल ही एक तरीके से पुलिस का फेलियर था। और मुझे लगता है कि इसके लिए जहां जो अधिकारी जिम्मेदार बैठे थे उनको डांट भी पड़ी होगी, क्योंकि शुरू से हम लोग देख रहे थे कि सरकार ने क्लियर कर रखा था कि भाई बल का प्रयोग नहीं करना है। शाम के टाइम पे 7 साढ़े 7 बजे जो विधानसभा के बाहर बल प्रयोग हुआ, और आप सोचो विधानसभा तक बच्चे पहुंच गए थे, शाम के समय 7:30 बजे तक 100-150 बच्चे वहाँ मौजूद थे, कुछ टीचर मौजूद थे वहाँ पे, उन्हीं के नेतृत्व में बैठे थे, बाकी लोग जयपाल मुंडा में आ गए थे। उसके बाद कुछ वहाँ पे आईपीएस अधिकारी थे जिनका नाम पारस राणा, एसपी सिटी, और राकेश सिंह, ये लोग थे। ये अपना टेम्पर लूज कर गए। इसकी वजह ये थी कि कुछ इन्फ्लुएंसर जो कंटेंट, जो पत्रकार बनने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में नहीं होते हैं, मुंह पे फ्लैश लाइट जला के कि तुम चोर हो, तुम दलाल हो, ये कर रहे हैं, तो उसमें वो आईपीएस अधिकारी वो लोग टेम्पर लूज करते हैं, उसके बाद वो लोग लाठीचार्ज करते हैं। मुझे लगता है अगर कोई सीजन्ड अधिकारी रहे होते तो टेम्पर लूज नहीं करते, और वो उसको और सीजन पत्रकार होता तो इस तरीके की हरकत भी नहीं करता। हरकत भी नहीं कर, पत्रकार होता तो नहीं करता ना, पत्रकार का काम रिपोर्ट करना है ना, एक्टिविज्म नहीं है ना पत्रकार का काम। तो वो अगर सीजन तो उनको तो छोड़ दो भाई, वो तो हट गए लाइमलाइट। सवाल तो प्रशासन से ना कि लाठीचार्ज क्यों किया रात के अंधेरे में, भाई वो तो लाठीचार्ज करके आपने तो भाई मोरल ग्राउंड पूरे सरकार का खत्म हो गया ना। हेमंत सोरेन सरकार से सवाल है, और अगर पुलिस सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती या कुछ बयान नहीं देती, उसका मतलब लोग क्या सोचेंगे, हेमंत सोरेन ने कहा था, ऑर्डर दिया था मारने के लिए, मुख्यमंत्री तो वही थे। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सीजन अधिकारी होते तो कुछ नहीं करते, वेट करते, इंतजार करते, भीड़ थोड़ी कम होती, 2 बस लगा के डिटेन करके हटा लेते। भाई वहां पे कुछ लोग विधानसभा गेट पे ताला मारने की कोशिश कर रहे थे, अराजकता कोई पुलिस नहीं बर्दाश्त करेगी। जैसे हम साफ कह रहे थे कि दिल्ली में संसद के अंदर किसी को नहीं घुसने दिया सकता, वैसे भैया झारखंड में विधानसभा में ताला नहीं लगा सकते आप। डिटेन कर लेते, प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, वहां से हट जाते लोग, बट इन्होंने लाठीचार्ज कर दिया और वो बहुत गलत था। अब जो है झारखंड में बच्चे बैठे हुए हैं, एक डेडलॉक सी स्थिति हो गई है। हम लोग चाहते हैं, मैं तो लगातार वहाँ कवर करा चुकी, अब हमारा 15 अगस्त में हमारा फाउंडेशन डे, तो हमें आना पड़ा, आगे कुछ होगा तो फिर जाएंगे। बट उनकी मांग माननी चाहिए, और जो जेन्युइन मांग है, एक बार बच्चों से, जो उसमें पॉलिटिकल कार्यकर्ता घुसाए गए हैं बच्चों के बीच में, उनको साइड करके, जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको बुला करके और बीच का रास्ता निकाल लिया जाए कि भाई हाँ ये चीज़ हम मांग। अब उसमें कोई एक किसी ने कहा कि अब मांग है कि हेमंत सोरेन से डायरेक्ट बात करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, ये तो फिर वो जिद वाली बात हो जाती है ना। अगर बहुत लोकतांत्रिक हेमंत सोरेन तो उनको आके बात करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि अगर यहाँ पे जैसे इस्तीफा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लाठीचार्ज हो गया तो अब लड़के अड़ जाते कि नहीं नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, तो क्या होता। मगर हेमंत सोरेन को फिर ये बात भी समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में तो इस्तीफा मांगा जा रहा था, आपसे तो गनीमत है कि बच्चे इस्तीफा नहीं मांग रहे, आपसे तो खाली रिफॉर्म मांग रहे थे। अरे भैया, और संवाद और लाठी एक साथ नहीं चल सकती, सरकारों को इस बात को समझना वहाँ होगा। का बच्चा इतना इनोसेंट है, मतलब मैं कह रहा हूँ हेमंत सोरेन सरकार इतनी बुरी तरीके से विफल है, इतनी बुरी तरीके से विफल है कि यार 10 साल हो गया वहाँ जेटेट नहीं हुआ है, दरोगा की भर्ती नहीं आ रही है। सब शिक्षक आप देख लो, एकल विद्यालय वहां चल रहा है, वहां एक टीचर जो 8 क्लास पढ़ा रही है, ऐसे है। तो शिक्षक हो, सिपाही हो, दरोगा हो, सब तरह की भर्तियां अटकी हुई हैं। चलो, हमें लगता है काफी बातचीत हो गई। भाई का बर्थडे भी, इसको बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू पार्टी देने गाइस। चल रहे हो, और जनता को पार्टी कौन देगा? ये जो भूखी जनता हमारे सामने बैठी हुई है, ये हो गई पार्टी है? मैगडी के एक बर्गर को पार्टी नहीं कहते, सॉरी मैगडी चॉप कर देना, इसका हमें पैसा नहीं मिलता, इसका प्रचार क्यों करें। हाँ, अगर उसको आप पार्टी कहते हैं तो आप पे भाई साहब नालसर से बड़ी लानत आप पे है। नालसर में नालत नहीं है, नालसर कांड, नालसर कांड जो किया गया जो है इधर बार काउंसिल की तरफ से। ठीक भाई, खत्म करो, ये खत्म तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। नमस्ते। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये सेकंड एपिसोड 3 तिगाड़ा का? इसके बारे में जरूर बताइएगा। अरे इस समय मेरा गला बहुत भरा हुआ है, तो कुछ भी निकल सकता है मुंह से। वो थोड़ा सा स्पेन होके आया है। एपिसोड थे। एपिसोड है 10 बधाइयां। कैसा लगा आपको ये एपिसोड 3 हमें तिगाड़ा किसी का? ट्रोल की जरूरत नहीं है भाई, हम हाँ, एक ये दूसरे बात को तो कर है। लेते हैं आपस में ही, बहुत ज्यादा। अरे आप ट्रोलिंग कर लेते हैं एक दूसरे की। बाकी मेरी शुभकामनाएं, तुम्हारी सूजन कम हो जल्दी,
शुक्रिया, शुभ नहीं रात्रि। नहीं, ये इस तरह का फालतू बात ए, नहीं audition में- मैं मैं तो राहुल करूंगा। लूंगा। ए, यार तुम यार मैं मेरे- तो करूंगा। Why are you not taking higher moral ground? हाँ, यार तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? सॉरी भाई, नहीं मैं नहीं, तो मेरे को बुरा बोलूंगा। लग गया। बॉडी शेमिंग है यार ये। हाँ, हैं? हाँ, लास्ट में guys. तस्वीरें भी लगा दीजिएगा जो बर्थडे मेरे को दी गई हैं। नहीं 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 यार, वो सब नहीं, लगा दीजिएगा। नहीं नहीं, वो आपत्तिजनक है। देखना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट बताइएगा। नहीं लगा दो यार, लंदन बहुत क्रिएटिविटी दिखाई, लगा दो। ये बड़ा हृदय है इनका, ये लोकतांत्रिक आदमी है। हाँ। देखते रहे न्यूज़ पिंस गाइस। अगर हमारा ये तीन तिगाड़ा अरे पॉडकास्ट रुक, आपको झुका पसंद होता आ रहा है बाहर यार, फाइल लेना यार। क्लोजिंग दे रहा हूँ। अच्छा क्लोजिंग दे अगर रहे हैं। आपको ये तीन तिगाड़ा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताना, और क्या छूट रहा है, क्या हमें सुधारना चाहिए। सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। आप बताते रहोगे, हम सुधारते रहेंगे। कारवां जब काफिला निकला है तो कारवां भी बनी जाएगा। सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ, मैं भी कहूँ सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज प्लीज एक बार please. वो भी बोल दो तुम अपना। क्या? वास्ते ने वास्ते को ना भैया। अरे, बाय, बाय, बाय। चलो हो गया, बाय बाय। हटो भाई, भागो यार।